इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 31, घर का भेदी। अब तक आपने पढ़ा कि कबीर को नितिन मित्रा की गद्दारी के बारे में पता चल जाता है। अब आगे कबीर ने नितिन से आगे पूछा, और क्या क्या किया है उस नील ने? मुझे एक एक बात डिटेल में जाननी है। नितिन कबीर से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि नितिन ने कबीर को नील का सारा प्लान बता दिया। साथ ही नितिन ने कबीर को यह भी बताया कि कबीर की किस किस कंपनी में कितने जासूस है, उसके बारे में भी नितिन ने कबीर को सब बता दिया। जहां एक तरफ नितिन कबीर को सब कुछ बताए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक आदमी अपना सारा सामान समेटकर कंपनी से बाहर भाग गया था। कबीर ने नितिन के बताए हुए सारे जासूसों को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया और कबीर के आदमियों ने सारे जासूसों को जल्द ही पकड़ भी लिया। उनमें से बस एक बचकर भाग गया था, पर कबीर के आदमी पागल कुत्तों की तरह उस जासूस को ढूंढने में लगे हुए थे। इधर वो जासूस आदमी जो कबीर की कंपनी से भाग गया था, उसका नाम राघव था और वो नील सहाय का ही आदमी था। कंपनी से भागकर राघव शहर से बाहर एक खंडहर में रह रहा था। राघव ने नील को कॉल करके कबीर की मीटिंग की सारी बातें बता दी थी और सिया के बारे में भी। कुछ दिन से राघव सिया पर नजर रखने का काम कर रहा था। सिया जब पहले दिन ऑफिस आई थी, तब से ही सिया पर नजर रखी जा रही थी। सिया जब अपने पुराने ऑफिस सोनी से मिलने गई थी, उस दिन भी कैफे में सिया के ऊपर नजर रखने वाला दूसरा आदमी राघव ही था। और राघव ही वो एक अकेला आदमी भी था जो सिया के बारे में नील सहाय को सब कुछ बताता था। कबीर को ये तो पता था कि नील उसकी कंपनी बर्बाद करना चाहता था, पर कबीर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि नील की बुरी नजर सिया पर भी पड़ चुकी थी। राघव से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद नील ने राघव को यकीन दिलाया था कि वो राघव को कबीर से बचा लेगा, पर जब राघव नील से मिलने आया तो नील के आदमियों ने ही राघव की जान ले ली, क्योंकि नील को पता था कि अगर राघव पकड़ा गया तो कबीर को ये भी पता चल जाएगा कि नील को उसकी कमजोरी आखिर मिल ही गई है और फिर कबीर सावधान हो जाएगा। कबीर को सिया के ऊपर के खतरे का अंदाजा तो नहीं था, पर फिर भी कबीर ने अब अपनी कंपनी में सिक्योरिटी टाइट करवा दी और एम्प्लॉय के बैकग्राउंड की जांच भी करवानी शुरू कर दी थी। कबीर का बिहेवियर सिया को लेकर अब और भी ज्यादा अच्छा हो गया था और कबीर की नज़र में सिया की इज्जत और भी बढ़ गई थी। आखिरकार सिया की ही वजह से तो आज कबीर को अपने दुश्मनों के इतना करीब होने और गद्दारों के बारे में पता चल पाया था। दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक हाई क्लास बार के प्राइवेट रूम में 3 लोग बैठे हुए थे। उनमें से पहला था नील सहाय, जो पूरी तरह से नशे में धुत था। दूसरा था एकांश रावत, जो दिल्ली के कई हाई क्लास बार, कई होटलों का भी मालिक था और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी एक जाना माना नाम था। और तीसरा था हरिधान हैरी। हरिधान को उसका नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ही हरिधान ने खुद ही अपना नाम बदलकर हैरी रख लिया था। और उन 3 दोस्तों के ग्रुप में एक हैरी ही था जो बेरोजगार था और अपने पापा के पैसों पर शान से ऐश करता था। इस वक्त नील नशे में धुत कबीर को गालियां दे रहा था और बोल रहा था, वो साला, उसे कैसे हर बार मेरे प्लान के बारे में पता चल जाता है, हर बार बच जाता है साला। और इस बार तो वो लड़की, उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। उस लड़की ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। नील की बातें सुनकर एकांश नील का मजाक उड़ाते हुए नील से बोला, द नील सहाय को एक मामूली लड़की ने हरा दिया, मिलना पड़ेगा अब तो इस लड़की से। तभी एकांश की बात सुनते ही नील ने अपने दांत पीसते हुए एकांश से बोला, तू तो कभी भी मिल सकता है उस लड़की से, आखिर तेरे ही पापा के फर्म में तो काम करती है और मैंने तो ये भी सुना है कि तेरे पापा की फेवरेट एम्प्लॉय भी है, सिया नाम है उसका, और मुझे तो मारना ही है उससे। फिर नील जोर से हंसते हुए एकांश से आगे बोला, सुना है कबीर की जान उसी तोते में बसती है। सिया को जान से मारने की बात सुनकर एकांश नील से बोला, क्या यार नील, लड़की प्यार करने के लिए बनी होती है, मारने के लिए नहीं। और लड़की शब्द सुनते ही हैरी, जिसने उन तीनों में सबसे ज्यादा ड्रिंक की थी, उसने कहा, लड़की कहाँ है लड़की, मुझे तो नहीं दिख रही। और हैरी की बात सुनकर तो एकांश हैरी को लात मारते हुए बोला, अबे ठरकी, यहाँ कोई लड़की नहीं है। और एकांश की ये बात सुनकर हैरी बोला, अच्छा खासा सो रहा था, बेकार में लड़की बोलकर उठा दिया। हैरी फिर वहां पर ऐसे सो गया जैसे मर ही गया हो। तभी अचानक से एकांश सीरियस होकर नील से बोला, नील यार, कबीर से पंगा मत ले। मैं कबीर को पर्सनली तो नहीं जानता, पर आज तक मैंने जितना सुना है कबीर के बारे में, वो ठीक इंसान नहीं है। और एकांश की बात सुनकर नील हंसते हुए एकांश से बोला, सालों पहले उसने भी तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी, मैं भी उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। कबीर को भी तो वो दर्द महसूस होना चाहिए जो आज तक मैं बर्दाश्त करता आ रहा हूँ।
और नील की बात सुनकर एकांश ने नील से कहा, नील वो बस एक एक्सीडेंट था, अब तू भूल भी जा उस बात को, कितने साल बीत गए हैं उसे गए हुए, तुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और एकांश की इस बात को सुनकर नील ने कहा, नहीं भूल पा रहा हूं मैं उससे, ना उसकी किसी भी बात को, और ना ही है मैं कभी ये भूल सकता हूं कि आज अगर रागिनी मेरे साथ नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कबीर है। ना मैं चैन से जी ही पा रहा हूं, न मर ही पा रहा हूं। नशे में नील बहुत इमोशनल हो गया था और हैरी तो पहले से ही नशे में था। दोनों को नशे में धुत देखकर एकांश ने दोनों को उनके घर ड्रॉप किया, फिर खुद भी अपने घर चला गया। कबीर और सिया के घर में आज कबीर और सिया ने मूवी नाइट का प्लान बनाया था। सिया ने मैग्गी को जल्दी स्टोरी सुनाकर सुला दिया था। फिर कबीर और सिया पास के ही एक मूवी हॉल में मूवी देखने चले गए। सिया ने एक रोमांटिक मूवी चूज की थी अपने और कबीर के देखने के लिए। ये मूवी रिलीज के कुछ दिनों में ही काफी फेमस हो गई थी। जब तक सिया और कबीर मूवी हॉल पहुंचे तब मूवी का टाइम बस होने ही वाला था। फिर कबीर ने सिया को टिकट काउंटर के पास खड़ा किया और खुद टिकट लाइन में खड़ा हो गया टिकट लेने के लिए। सिया एक आम कपल की तरह टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए ही सिया से नॉर्मल कपल्स की तरह कबीर से मूवी पर जाने की जिद की थी और कबीर सिया की जिद के आगे हार गया था और फिर वो लोग अपनी मूवी डेट पर आ गए थे। कुछ ही देर में कबीर मूवी की टिकट लेकर सिया के पास आ गया और फिर सिया का हाथ पकड़कर कबीर सिया को मूवी थिएटर के अंदर ले गया। वहां पर खड़े बहुत से लोग सिया और कबीर को ही देख रहे थे। आखिर वो दोनों इतने क्यूट लग ही रहे थे। सिया और कबीर दोनों ने सेम कपड़े पहने थे और कबीर बड़े ही ध्यान से सिया को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा था। कभी कबीर सिया के लेफ्ट में आ जाता तो कभी राइट में। सिया को तो लग रहा था कि जैसे कबीर उसके गोल गोल चक्कर लगा रहा था। दूसरी तरफ कबीर के स्पेशली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स फॉर्मल कपड़ों में उनके आसपास ही मौजूद थे और शांति से कबीर और सिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। चैप्टर 32 उफ ये लड़की। अब तक आपने पढ़ा कि कबीर और सिया मूवी देखने आए थे, अब आगे। सिया कबीर के अपने चारों तरफ चक्कर लगाने से इरिटेट होकर कबीर से कहती है, कबीर आप मेरे गोल गोल चक्कर लगाना बंद कीजिए। और सिया की इस बात को सुनकर कबीर बुरा सा मुंह बना लेता है। सिया को इस वक्त कबीर का चेहरा देख कर बहुत हंसी आ रही थी। जल्द ही सिया और कबीर मूवी थिएटर के अंदर आ गए थे। थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न काउंटर को देखते हुए सिया चहकते हुए कबीर से बोली, कबीर पॉपकॉर्न चाहिए मुझे। सिया की बात सुनकर कबीर पॉपकॉर्न काउंटर की तरफ देखता है। वहां भी एक लंबी लाइन लगी हुई थी और उस लंबी लाइन को देखकर कबीर ने अपना सर ही पीट लिया और अपना मुंह बनाते हुए कबीर ने सिया से कहा, एक और लाइन में अब नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही जाकर पॉपकॉर्न लो। कबीर ऐसी क्राउडेड जगह पर ना के ही बराबर जाता था और किसी चीज को लेने के लिए लाइन में खड़ा होना, ये तो कबीर ने आज तक कभी किया ही नहीं था। कबीर की बात सुनकर सिया कबीर को एक बार घूर कर देखती है, फिर जाकर लाइन में खड़ी हो जाती है। सिया के जाने के बाद कबीर दूर से ही बस सिया को ही देखे जा रहा था कि तभी पता नहीं कहां से एक लड़की आकर कबीर के सामने आकर खड़ी हो गई थी और फिर अपनी प्यारी सी आवाज में वो लड़की कबीर से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ देर से नोटिस कर रही थी और आप मुझे काफी अच्छे लगे। कबीर तो उस लड़की को देखकर ही चिढ़ गया था, इसलिए ही उस लड़की की बात सुनकर कबीर बहुत बेरुखी से बोला, सो व्हाट। कबीर के बेरुखी से बोले उन दो शब्दों को सुनकर उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। वैसे तो वो लड़की भी बहुत सुंदर थी और उससे आज तक किसी ने ऐसे बात भी नहीं की थी, पर कबीर ने तो उस लड़की को साफ साफ ही इग्नोर कर दिया था। पर कबीर की नज़र तो बस सिया पर ही थी। पर फिर भी वो लड़की हिम्मत करके कबीर से बोली, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उद्धरण उद्धरण। और उस लड़की की बात सुनकर कबीर ने पहले तो घूर कर उस लड़की को देखा, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर 3 सेकंड के अंदर तुम यहां से नहीं गई तो मैं दोबारा तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तब तक सिया भी वहां आ गई थी और सिया ने कबीर की बातें भी सुन ली थी। सिया को उस लड़की का चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही। सिया वहां आकर अपने हाथ में पके हुए पॉपकॉर्न्स को कबीर को पकड़ा कर सिया कबीर से बोली, बेबी मैं आ गई, अब अंदर चले। फिर उस लड़की की तरफ देखे बिना ही सिया और कबीर हॉल के अंदर चले गए थे। सिया और कबीर के जाने के बाद वो लड़की भी फिर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हाल के अंदर सिया मूवी में इतना डूब गई थी कि सिया अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी और मूवी के हर इमोशनल सीन पर सिया कबीर का हाथ कसकर पकड़ लेती थी। 1-2 बार तो सिया रोई भी थी। कबीर तो बस सिया के बदलते हुए एक्सप्रेशन ही देखते जा रहा था। जब भी सिया रोती तो कबीर सिया को अपना रुमाल दे देता।
वो मूवी एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की थी। उस अमीर लड़की को कैंसर था, पर ये बात वो लड़की उस लड़के को नहीं बताती और उस लड़के से ब्रेकअप कर लेती है। लड़के को लगता है कि उसके गरीब होने के कारण लड़की ने उसे छोड़ दिया। फिर लड़का ठान लेता है कि वो भी अमीर बनेगा। पर कुछ सालों बाद जब वो लड़का बहुत अमीर होकर लौटता है, तब तक वो लड़की मर चुकी होती है और वापस आने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि लड़की ने उससे ब्रेकअप उसके गरीब होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी बीमारी की वजह से किया था। सिया को ये मूवी काफी पसंद आई थी, पर स्टोरी के एंड में सिया फूट फूट कर रोने लगी थी, तो कबीर सिया को जोर से गले लगा लिया। जब मूवी देखकर कबीर और सिया दोनों बाहर आए, तो सिया बहुत सैड लग रही थी। और सिया को इतना सैड देखकर कबीर सिया से बोला, आज के बाद हम कभी मूवी नहीं देखेंगे। और कबीर की बात सुनकर सिया चौंक कर कबीर को देखकर पूछती है, क्यों नहीं, मैं तो मूवी देखने जरूर आऊंगी और आपको भी लेकर आऊंगी। सिया के क्यूट एक्सप्रेशंस देखकर कबीर कुछ नहीं बोल पाया। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और फिर खाना खाकर सिया और कबीर घर वापस आ गए थे। घर पर मैगी सोई हुई ही थी और नीना आंटी उन लोगों का ही वेट कर रही थी। और कबीर और सिया को देखकर नीना आंटी उनसे कहती है, कबीर बेटा, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी, वो मेरी भतीजी की शादी है 1 महीने बाद। और नीना आंटी की बात सुनकर कबीर बोला, ठीक है आंटी, कब जाना है आपको बता दीजिएगा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। और कबीर की बात सुनकर नीना आंटी खुश होकर कबीर से कहती है, अभी नहीं, मुझे 15 दिन बाद जाना है, पर बेटा मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि आप दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैगी बिटिया का ख्याल कौन रखेगा। नीना आंटी को इतनी टेंशन लेते देख सिया नीना आंटी से बोली, आंटी आप मैगी की चिंता मत कीजिए, आराम से आप शादी में जाइए, मैगी का ख्याल रखने के लिए मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगी और फिर कबीर भी तो है। सिया और कबीर से कुछ और बातें करने के बाद नीना आंटी फिर सोने चली जाती है। फिर कबीर और सिया भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आज कबीर का मूड तो काफी रोमांटिक था, पर सिया बहुत थकी हुई थी। कबीर की हरकतों से ही सिया को पता चल गया था कि अगर सिया इस रूम में रही तो कबीर उसे चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए ही सिया उसे चकमा देकर मैगी के रूम में जाकर सो गई थी और रूम भी लॉक कर लेती है ताकि कबीर यहाँ ना पाए। कबीर जब नहाकर कमरे में आया तो कबीर ने देखा कि सिया कमरे में नहीं थी। कबीर फिर मैगी के रूम में जाता है, पर रूम लॉक था। कबीर ने फिर 2-3 बार मैगी के गेट को नॉक किया, पर सिया ने गेट ओपन नहीं किया। सिया के रूम का गेट ना खोलने पर कबीर बाहर से ही सिया से कहता है, तुमको तो मैं कल बताता हूँ, और फिर कबीर वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सिया जब उठकर बाहर आती है तो देखती है कबीर नाश्ता कर रहा था। सिया फिर रेडी होकर उसके पास आ जाती है, पर कबीर उससे बहुत नाराज था। सिया प्यार से उसे गले लगा लेती है। कबीर कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर सिया उसके गालों पर किस करती है। तब कबीर उससे बोलता है, मैं नहीं मानने वाला, तुमने मुझे धोखा दिया, यू हैव टू पे मी। सिया शर्मा जाती है। तभी मैगी की प्यारी सी आवाज आती है, मम्मा डैडी आप लोग क्या कर रहे हैं, और हंसने लगती है। नीना आंटी भी वही खड़ी थी, वो भी मुस्कुराने लगती है। सिया हड़बड़ा जाती है। कबीर अभी भी बेशर्मी से अपनी जगह पर ही बैठा रहता है और सिया को छोड़ भी नहीं रहा था। सिया बेचारा सा फेस बनाकर उसे देखती है, जैसे कह रही हो प्लीज कबीर छोड़ो, सब हंस रहे हैं। पर कबीर अभी भी उसे कसकर पके हुए था और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि जैसे उसे सिया को छोड़ने का कोई मूड भी था। सिया धीरे से बोलती है, कबीर छोड़ो वरना मैं आज रात फिर से मैगी के रूम में चली जाऊंगी। कबीर तुरंत उसे छोड़ देता है। फिर तीनों बाहर चले जाते हैं। कबीर मैगी को स्कूल और सिया को उसके ऑफिस ड्रॉप कर अपने ऑफिस चला जाता है। सिया अपने ऑफिस जाकर एक लीव एप्लीकेशन लिखकर अपने सर एकलव्य रावत के केबिन की तरफ चली जाती है। सिया गेट नॉक करती है तो अंदर से आवाज आती है, कम इन। अंदर सिया देखती है एकलव्य रावत किसी को डांट रहे थे। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कोई और नहीं, एकलव्य रावत का इकलौता बेटा एकांश रावत था। सिया को देखते ही वो बोलते हैं, अरे बेटा सिया आओ, बोलो कोई काम था तुम्हें। इस पर सिया बोलती है, वो एक्चुअली सर मुझे कुछ दिन की लीव चाहिए थी। एकलव्य पूछते हैं, सब ठीक है ना। इस पर सिया बोलती है, यस सर सब ठीक है। एकलव्य पूछते हैं, कब से लीव चाहिए तुम्हें। सिया बताती है, 15 दिन बाद से सर, और 15 दिन के लिए चाहिए। एकलव्य मुस्कुरा कर बोलते हैं, फिर तुम अभी से एप्लीकेशन क्यों दे रही हो। इस पर सिया कहती है, ताकि सर मेरे अचानक जाने से कोई काम न छूटे। एकलव्य बोलते हैं, दैट्स वाई मुझे तुम इतनी पसंद हो। और एकांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ सीखो इससे, कितनी रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। एकांश तो लगातार सिया को ही देखे जा रहा था। तभी एकलव्य सिया से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं,
सिया ये मेरा इकलौता बेटा है। वो सिया से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, पर सिया उससे हाथ नहीं मिलाती और अपने हाथ जोड़ नमस्ते करती है। एकांश काफी हैंडसम था, पर सिया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैप्टर 33। ये कितना फ्लट है। अब तक आपने पढ़ा कि सिया आज एकांश से मिलती है, अब आगे। सिया के हाथ न मिलाने से एकांश ऑकवर्ड होकर अपना हाथ पीछे कर लेता है। ऐसा एकांश के साथ पहली बार हो रहा था कि कोई लड़की उसे ऐसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। उसी वक्त एकलव्य का फोन बजता है। फोन एकांश के दादा का था। दादाजी कहते हैं, क्या बात की तुमने उससे? वो नालायक मेरा फोन नहीं उठाता है। इस पर एकलव्य कहते हैं, मेरी कौन सी बात सुनता है ये नालायक? पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ, इतनी सारी गर्लफ्रेंड बना रखी है, किसी से तो शादी कर ले। सिया बहुत अजीब फील कर रही थी। वो वहां से जाना चाहती थी, पर बिना पूछे जा भी नहीं सकती थी। तभी एकलव्य ने फोन एकांश को दे दिया। एकांश को भी अजीब लग रहा था, इसलिए वो भी बात करते हुए बाहर चला जाता है। जब एकांश वापस आता है तो देखता है उसके पापा बहुत प्यार से सिया से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी एकांश के पापा उसे देखकर सिया से कहते हैं, बेटा आज से ये ऑफिस एकांश ही देखेगा। मेरी अब रिटायर होने की उम्र हो गई है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। सिया एकलव्य की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एकलव्य उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करते थे। सिया को दुखी देख एकलव्य उससे कहते हैं, ओह बेटा, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आऊंगा कभी कभी तुमसे मिलने और तुम भी आ सकती हो मेरे घर। एकांश भी देख रहा था कि सिया कितनी दुखी है। उसके पापा के जाने से सिया का इंप्रेशन उसकी नज़र में भी अच्छा बन गया था। एकलव्य जी फिर चले जाते हैं। सिया भी अपना काम करने में बिजी हो जाती है। तभी उसके पास रीवा आती है। रीवा उसके साथ ही काम करती थी। फिर दोनों साथ में लंच करने चले जाते हैं। आज पूरे ऑफिस में सब एकांश के बारे में ही बात कर रहे थे। रीवा भी सिया को एकांश के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, सिया तुम्हें पता है एकांश मेरा लॉन्ग टाइम क्रश है। यार कितना हैंडसम है। तुमको पता है उसकी एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है और दिल्ली में भी उसके होटल्स है और भी बहुत से बिजनेस है उसके। और सिया को बहुत सारे न्यूज़ दिखाने लगती है। एकांश और उसकी गर्लफ्रेंड्स की बहुत सारी न्यूज़ थी सोशल मीडिया पर। ये सब न्यूज़ देखने के बाद सिया समझ जाती है एकांश एक बिगैर अमीरजादा है। सिया रीवा से कहती है, रीवा यार ये तो एक नंबर का फ्लट है। इस पर रीवा तपाक से बोलती है, अरे यार इतना गुड लुकिंग और अमीर आदमी अगर थोड़ा फ्लट नहीं हो तो मुझे चलेगा। और शर्माने लगी। उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनसे कुछ दूर कोई है। वो उनकी बातें सुन रहा था। एकांश जो किसी काम से बाहर जा रहा था, जब उसने सुना कि सिया उसके बारे में बात कर रही थी तो वो क्यूरियस हो गया और वहीं रुककर उन लोगों की बातें सुनने लगा। पहले तो अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था, पर जब सिया ने उसे फ्लर्ट बोला तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अपना मुंह फुलाकर वहां से चला गया। लंच के बाद सिया अपने काम में ही बिजी थी। वही एकांश कुछ देर बाद वापस आ जाता है और फिर वो अपने केबिन में ही काम करने लगता है, पर उसकी नजरें बार बार अपने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर में दिख रही सिया पर चली जाती है। एकांश मन ही मन सोचता है, कुछ तो है इस लड़की में जो मैं इस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। सिया को पहली बार देखते ही एकांश के मन में हलचल मच गई थी। एकांश अच्छे से जानता था कि सिया शादीशुदा है, पर फिर भी एकांश बार बार उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। सिया ने आज ब्लैक कलर की कुर्ती के साथ बलौर डेनिम जीन्स पहनी थी। एकांश ने पता नहीं कितनी मॉडल्स को डेट किया था जो सिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, पर उसका दिल तो बस सिया की सिंपल लुक ने चुरा लिया। शाम में जब सिया ने कबीर को कॉल किया तो कबीर एक मीटिंग में बिजी था। कबीर ने कहा, बेबी बस आधा घंटा वेट कर लो, मैं बहुत बिजी था, तुम्हारे लिए ड्राइवर को कॉल करना भूल गया। सिया बोली, कोई बात नहीं, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। कबीर ने भी ओके कहा और बोला, कैब का नंबर, ड्राइवर का नंबर और ड्राइवर की फोटो मुझे सेंड कर देना। सिया बोली, बस बाबा, मैं कल से कार ही लेती आऊंगी। कबीर बोला, नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद एक एक्स्ट्रा कार तुम्हारे लिए भेज दूंगा। फिर दोनों ने कुछ देर और बात की, फिर कॉल रख दिया। एकांश अपने केबिन में बैठकर बस सिया के कॉल रखने का ही वेट कर रहा था। सिया अभी कैब बुक कर ही रही थी कि एकांश उसके पास आकर बोला कि तुम गई नहीं अभी तक। सिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सर वो मैं बस कैब बुक कर ही रही हूँ। एकांश फटाक से बोला, कैब सेफ नहीं है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी बात सुन सिया हड़बड़ा गई और तुरंत उसे मना कर दिया। एकांश कुछ और कहता उससे पहले सिया का फोन बजा। फोन कबीर का था। एकांश ने देखा फोन पर हबी दिल दिल के साथ 2 दिल के सिंबल्स फ्लैश हो रहे थे। सिया ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया।
कबीर बोला, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, अगर तूने कैब बुक की हो तो कैंसिल कर दो। सिया ने कहा, अभी बस कर ही रही थी। कबीर बोला, ओके मैं बस आया, नीचे आ जाओ। सिया ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। और फिर वो एकांश से बोली, थैंक यू सर, बट मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने। एकांश ने अनजान बनते हुए कहा, आर यू मैरिड? देखकर नहीं लगता। सिया को पता था कि एकांश एक नंबर का फ्लर्ट है, इसलिए उसने अपनी रिंग फिंगर एकांश को दिखाते हुए बोला, सी आई एम मैरिड, और फिर जल्दी से अपना बैग लेकर वहां से चली गई। एकांश भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला गया। वो सिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सिया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बिल्डिंग से बाहर आकर सिया ने चैन की सांस ली और कबीर का वेट करने लगी। एकांश अपनी कार में जाकर बैठ गया, पर वहां से कहीं नहीं गया। कुछ देर में वहां एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज आकर रुकती है। कार से कबीर उतरता है और आकर सिया को कसकर गले लगा लेता है, फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एकांश जो अपनी गाड़ी में बैठे हुए ये सब देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कबीर का सिया को गले लगाना। एकांश फिर अपने बार में चला जाता है। चैप्टर 34 परफेक्ट गर्ल। कार में बैठने के बाद से ही सिया बिल्कुल चुप थी। कबीर को सिया कुछ उदास लग रही थी। कबीर सिया से पूछता है, क्या हुआ? सिया ने बहुत उदास आवाज में कहा, वो आज से ही एकलव्य सर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। कबीर जानता था कि सिया एकलव्य को बहुत पसंद करती थी। सिया अक्सर कबीर से एकलव्य के बारे में बातें करती थी। फिर कबीर ने पूछा, तो फिर इतना बड़ा ऑफिस अब कौन हैंडल करेगा? इस पर सिया ने उसे बताया, उनका बेटा एकांश रावत। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया था। एकांश का नाम सुनकर सिया को एकांश के बारे में कुछ खास नहीं पता था, पर कबीर को एकांश के बारे में अच्छे से पता था। उसे ये भी पता था कि एकांश नील का दोस्त भी था, पर कबीर सिया को कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। लेकिन अब कबीर उसे वहां काम नहीं करने देना चाहता था। कबीर ने सिया से कहा, एकांश ठीक इंसान नहीं है, तुम वो जॉब छोड़ दो। सिया चौंकते हुए बोली, क्यों? कबीर, ये इंडिया का सबसे अच्छा सीए फर्म है, मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती। और कबीर, मेरा एकांश से क्या लेना देना, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। कबीर ने कहा, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। इस पर सिया ने कहा, कबीर, आपने पहले ही प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी फोर्स नहीं करेंगे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। कबीर ने फिर कहा, ओके फाइन, बट प्रॉमिस करो कि तुम उस एकांश से दूर रहोगी। सिया ने कहा, अरे बाबा, मैं उससे दूर ही हूँ और आई एम मैरिड। इतना कहते हुए सिया ने अपनी रिंग फिंगर कबीर के आगे शो करने लगी। कबीर ने सिया का हाथ पकड़ लिया और उसके होंठों पर किस कर लिया। सिया शर्मा गई। फिर कबीर उसका हाथ पकड़े हुए ही कार ड्राइव करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एकांश ड्राइव करते हुए अपने बार चला गया। उसके प्राइवेट रूम में हैरी और नील पहले से ही मौजूद थे। एकांश का मूड खराब था। उसका खराब मूड देखकर हैरी उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, तेरे दादा ने आज फिर से तेरी क्लास लगा दी क्या? उसकी बात सुन नील भी हंसने लगा। फिर नील ने उससे पूछा, मिला क्या तू उससे? कैसी है वो? इस पर एकांश ने उससे बोला, यार वो बहुत इनोसेंट है, मेरे पापा उसे अपनी बेटी जैसी मानते हैं। तुझे पता है, मेरे पापा ने सिया को अपने घर पर आने को कहा। ये सुनकर तीनों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। नील ने तो कुछ नहीं बोला, पर हैरी बोला, सच में तू सच बोला रहा है? तेरे पापा ने तो तुझे घर से निकाल दिया है, हम लोग आज तक तेरे घर नहीं गए हैं और तेरे खड़ूस पापा ने उस लड़की ने को घर बुलाया। वाह! एकांश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, हैरी पापा को लेकर मजाक नहीं। फिर तीनों ड्रिंक करने लगे। आज किसी ने भी ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। तभी एकांश का फोन बजता है। कॉलर का नाम देखकर एकांश चिढ़ जाता है। कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। एकांश ने कॉल नहीं उठाया, पर कॉल लगातार कॉल आते ही जा रहे थे। हैरी ने कहा, अब कॉल उठा भी ले, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर तेरे पीछे पागल है। अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास होती तो मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता, सर पर बैठा के रखता। इस पर नील ने कहा, तू सर पर बैठा के रखता तो? उसके आगे कुछ कहने से पहले ही एकांश ने कहा, तुम लोग भी न कुछ भी बकवास करते हो, चलो अब निकलो सब। फिर सब अपने अपने घर चले गए। कबीर और सिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कबीर ने सिया की पसंद का खाना ऑर्डर किया और फिर वो दोनों खाना खाने लगे। वो लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने कबीर को देखा। कबीर को भी लगा कोई उसे घूर रहा था। कबीर ने जब अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो चौंक गया। वहां पर यश था। यश ने कबीर को देखा और जल्दी से भागकर उसके पास आया और बोला, हे भाई, आप यहाँ? और फिर सिया की तरफ देखते हुए फ्लर्ट वाले अंदाज से कहा, हे ब्यूटीफुल। सिया ने उसे देखकर बस एक छोटी सी स्माइल कर दी। कबीर ने यश से कहा, घर जाकर बात करते हैं। फिर तीनों घर आ गए।
सिया को देखते ही मैगी भागकर उसके पास आ गई और उसके पैरों को हक कर लिया। सिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैगी बोली, मम्मा, मैगी ने आपको बहुत मिस किया। सिया बोली, मम्मा ने भी मैगी को बहुत मिस किया, और उसके गालों को किस करने लगी। यश मुंह फाड़े दोनों को देख रहा था। कबीर ने उसके एक्सप्रेशन देखे और कहा, वी आर मैरिड नाउ। यश को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसकी बातों पर यश को पता था कि कबीर उसे सारी बातें नहीं बताएगा, इसलिए वो सिया के पास आकर बैठ गया और बोला, हे ब्यूटीफुल। तभी कबीर बोला, भाभी बोलो, और अपने कमरे में चला गया। यश अचानक से ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने सिया से पूछा, भाभी बताओ ना, कैसे पटाया आपने मेरे खड़ूस और पागल भाई को। सिया कुछ कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी शादी बहुत अजीब हालातों में हुई थी। तभी नीना आंटी, जिन्हें सारी बातें पता थी, उन्होंने सिया को देखा जो कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने यश को अलग ही बातें बताई। सिया ने उनकी तरफ प्यार से देखा, जैसे थैंक यू बोल रही हो। यश काफी ज्यादा खुश हो गया। वो सिया को कबीर के बारे में बहुत सी बातें बताने लगा। तभी कबीर भी अपने रूम से फ्रेश होकर नीचे उन लोगों के पास आकर बैठ गया। कबीर को देखते ही यश ने कहा, भाई, हमें मोहित भैया को भी हमें आपकी शादी के बारे में बताना चाहिए, वो बहुत खुश होंगे। फिर कॉल करते करते रुक गया और बोला, नहीं, नेक्स्ट मंथ में ही का भैया का बर्थडे है, हम उनके बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देंगे। कबीर ने भी बस ओके कह दिया। फिर कबीर ने यश से पूछा, तुम यहाँ कैसे। तो यश ने बताया, भाई मैं एक मीटिंग के लिए आया था, आपको कॉल करने ही वाला था, इससे पहले ही आप मुझे मिल गए। फिर सब अपने अपने रूम चले गए। सिया भी मैगी को सुलाने चली गई। यश कबीर से कुछ बात करना चाहता, इसलिए वो कबीर की स्टडी में चला गया। कुछ देर बाद यश बाहर आया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर मैगी के रूम पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला था। यश ने देखा, सिया मैगी को अपनी गोद में लेकर सुला रही थी और उससे बड़े प्यार से स्टोरी भी सुना रही थी। यश वही खड़े होकर उन दोनों को देखने लगा और सोच रहा था, अगर मैगी की अपनी माँ होती तो वो भी मैगी को इसी तरह प्यार करती। तभी कबीर भी वहां आ गया और यश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि क्या देख रहे हो। यश की आंखें नम थी। उसने अपनी नजरें बिना वहां से हटाए हुए ही कहा, भाई, अगर मैगी की माँ होती तो वो भी उसे इसी तरह प्यार करती। इस पर कबीर ने कहा, सिया और मैगी के सामने ये बातें गलती से भी मत बोलना। मैगी सिया को अपनी माँ ही समझती है और सिया ने तो मुझे इतना तक कहा है, अगर मैगी नहीं चाहेगी तो वो अपना बच्चा भी प्लान नहीं करेगी। वो अपनी जान देती है मैगी पर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिया मैगी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है और बच्चों की रहमो बना लिया। उसकी बात सुनकर यश काफी चौंक गया। उसने कबीर से कहा, भाई, भाभी एक परफेक्ट लड़की है। कबीर मुस्कुराकर बोला, आई एम लकी। योजक चिन्ह। चैप्टर 35 लॉन्ग डिस्टेंस। अगले दिन सिया ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब नाश्ता करने आ गए थे, बस कबीर का ही वेट कर रहे थे। सिया फिर कबीर को बुलाने रूम जाती है। कबीर अभी तुरंत नहाकर ही आया था, उसने बस एक टॉवल ही लपेट कर रखा था। सिया रूम के दरवाजे पर खड़े होकर कबीर को देख रही थी। तभी कबीर की नजर सिया पर पड़ी। उसने सिया से कहा, मेरे कपड़े निकल दो प्लीज। सिया जैसे ही कबीर के कपड़े निकालने कबर्ड के पास गई, कबीर ने उससे पीछे से उसे अपने गले लगा लिया। उसके अचानक गले लगाने से चौंक गई और कबीर को बोला, क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा। कबीर, छोड़िए मुझे। इस पर कबीर ने कहा, तो आज जाने दो, मैं अपनी ही बीवी को गले लगा रहा हूँ, किसी और को नहीं। इतना बोलते ही कबीर सिया के बैक पर किस करने लगा और फिर सिया को पलटकर उसके लिप्स पर किस करने लगा। कबीर सिया को ऐसे किस कर रहा था जैसे कहा ही जाएगा। सिया को अब सांस आना बंद हो गई। सिया उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर का कोई इरादा नहीं था सिया को छोड़ने का। सिया ने परेशान होकर कबीर के लिप्स पर कस के काट लिया। उसके काटने से कबीर ने चौंक कर उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही सिया तुरंत वहां से भाग गई और भागते हुए बोली, जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। कबीर ने उसे भागते हुए देख कहा, तुम्हें तो मैं रात को बताता हूँ, तुमने मुझे काटा, मैं तुम्हें पूरा का पूरा ही खा जाऊंगा। सिया ने पलटकर उसे देखकर अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाया और भाग गई। कबीर उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगा, फिर रेडी होने चला गया। जब कबीर रेडी होकर नाश्ता करने आया तो उसके सामने बैठी हुई मैगी ने कबीर से पूछा, डैडी, आपके लिप्स को क्या हुआ। इस पर कबीर ने कहा, बेटा, एक से कीड़े ने काट लिया, और सिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। सिया, जिसने अभी तुरंत खाना अपने मुंह में डाला था, कबीर की बात सुनकर वो जोर जोर से खांसने लगी। यश ने सिया को पानी का गिलास पास कर दिया।
सिया तुरंत पानी पीने लगी और सब उसे देखकर हंसने लगी। फिर यश ने कहा, चलो भाई मैं भी ऑफिस चलता हूँ आपके साथ। फिर यश मैगी को बोला, बेबी आज चाचू आपको स्कूल ड्रॉप करेंगे ओके। मैगी ने भी कहा ओके, पर मैगी तो फिर आइसक्रीम भी देनी पड़ेगी। यश ने कहा ओके बाबा ओके। फिर यश मैगी को लेकर चला गया। कबीर और सिया भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। कार में सिया ने मुंह फूलते हुए बोला, मैं कीड़ा हूँ और वो भी बड़ा। उसकी बात सुन कबीर ने कहा, हाँ हो देखो उस कीड़े ने मुझे कितनी जोर से काटा। इसी तरह प्यार से बातें करते हुए ही वो लोग सिया के ऑफिस पहुंच गए। बाहर आकर जब सिया कार से निकलने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ ना, आज हम बंद करते हैं। सिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कबीर से कहा, बाय हब्बी, शाम में मिलते हैं। और कबीर को फ्लाइंग किस किया। फिर कबीर वह से चला गया। सिया तब तक वही खड़ी रही जब तक कबीर की कार वहां से चली नहीं गई। फिर सिया ऑफिस के अंदर आ गई। वही एकांश अपने केबिन से खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसका पूरा मूड खराब हो गया। आज पूरा दिन एकांश ने सिया को बहुत सारा काम दिया। उसने 10 से भी ज्यादा बार सिया को अपने केबिन में बुलाया। सिया एकांश से पूरी तरह चिढ़ गई। शाम में सिया, एकांश और कुछ एम्प्लॉई मीटिंग हॉल में थे। वो लोग एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की फाइल पर काम कर रहे थे। रीवा ने प्रेजेंटेशन दी। एकांश ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे, पर सिया ने कहा, सर ये चेंजेस हम नहीं कर सकते। एकांश का मूड वैसे भी सिया पर खराब था। उसने सिया की बात सुनकर और चिढ़ते हुए बोला, तुम गलत हो। और ऐसे ही दोनों में बहस होने लगी। फिर आखिर में एकांश ने सिया की बात मान ही ली क्योंकि वो सही थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक ऑफिस में उन दोनों की नोक झोंक चलती रही। यश तो उसी दिन राजस्थान लौट गया। कबीर भी अपने काम में बिजी था। कबीर को दुबई जाना था। उसको एक इम्पोर्टेंट डील साइन करनी थी। और फिर नीना आंटी भी अपनी भतीजी की शादी में चली गई थी। कबीर भी अगले दिन दुबई चला गया। सिया ने भी ऑफिस से लीव ली थी। एकांश का अब ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो सिया से अपनी नोकझोंक को मिस कर रहा था और सिया को भी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। एकांश का तो सिया को देखे बिना दिन ही नहीं कट रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया का अपना सारा टाइम बस मैगी के साथ ही कट रहा था। सुबह सिया मैगी को स्कूल छोड़ने जाती, फिर वापस आकर वो अपनी पढ़ाई करती। दिन में खुद ही सिया मैगी के लिए खाना बनाती और उसे स्कूल से लेन भी जाती। पूरे दिन में एक बार कबीर सिया को कॉल जरूर करता था। इसी तरह सिया के दिन कट रहे थे। 5 दिन बाद सिया हॉल में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी कोई घर में आता है। सिया उस इंसान को पहचान नहीं पाती। सिया उससे पूछती है, जी आप कौन। तभी मैगी जो ऊपर से नीचे हाल में सिया के पास ही आ रही थी, उस आदमी को देख जोर से चिल्लाई कर पापा और आकर उसके गले लग गई। तब सिया को पता चला कि वो मोहित है, मैगी के पापा। मोहित बिना बताए ही यहाँ आ गया था। वो मैगी को सरप्राइज देना चाहता था। सिया को देखकर मोहित ने पूछा, आप कौन। सिया के कुछ कहने से पहले ही मैगी ने कहा, ये मेरी मम्मा है। सिया उसे बताने ही वाली थी कि वो कबीर की वाइफ है, पर सिया को यश की बात याद आ गई कि मोहित के बर्थडे पर सब उसे कबीर और उसकी शादी के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए सिया ने मोहित से कुछ नहीं कहा। मैगी की बात सुनने के बाद मोहित को लगा कि वो शायद मैगी की केयरटेकर है। मोहित ने फिर सिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मोहित काफी थक गया था, इसलिए वो अपने रूम में चला गया। कबीर का घर काफी बड़ा था। उसे घर कहना गलत होगा, वो एक मेंशन ही था। वहां पर सबके लिए कमरे थे। एक नौकर ने मोहित का कमरा अरेंज कर दिया। रात में सिया ने ही तीनों का खाना बनाया था। मोहित भी खाने की टेबल पर आकर बैठ गया। सिया मैगी को खाना खिला रही थी। मैगी भी बिना नखरे किए हुए खाना खाए जा रही थी। मोहित को बहुत आश्चर्य हुआ मैगी को खाना खाते हुए देखकर, क्योंकि वो सलाद भी खा रही थी। मोहित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैगी कैसे इतना चेंज हो गई है, क्योंकि मैगी बहुत जिद्दी और नखरे वाली थी। पर उसे सिया की सारी बातें मानता हुए देख मोहित को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर मोहित सिया से पूछता है, आपका नाम। तो सिया कहती है, जी सिया। तो मोहित फिर पूछता है, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ। इस पर सिया उसे बताती है, जी 2 महीने से ज्यादा हो गया है। मोहित फिर पूछता है, आप यही रहती है। सिया कहती है, जी हाँ। सिया पता नहीं क्यों मोहित से बात करने में कंफर्टेबल नहीं थी, जबकि मोहित के बर्ताव काफी फ्रेंडली था। मोहित फिर सिया से पूछता, आपका घर। इस पर सिया बताती है, जी जबलपुर। मोहित उससे और कुछ पूछता इससे पहले ही मैगी कहती है, पापा आप मम्मा से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, मम्मा को खाना तो खाने दो। मैगी की बात सुन मोहित झेप जाता है और उसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछता। फिर मोहित खाना खाने लगता है और कहता है, वाह कितने दिनों बाद आज ऐसा लगा जैसे घर का खाना खाया है।
मैगी तुरंत बोलती है, मेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनती है। मोहित सिया से पूछता है, आप खाना भी बनाती है? सिया बस थोड़ा सा स्माइल कर देती है, पर कुछ नहीं बोलती। मैगी फिर से बोलती है, मेरी मम्मा ओनली मैगी के लिए ही खाना बनाती है, क्योंकि मम्मा मैगी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सिया जल्दी से अपना खाना खाकर मैगी को लेकर ऊपर चली जाती है। सिया को मोहित के आसपास रहना अच्छा नहीं लगा रहा था। मोहित की नजरें सिया को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रूम में जाकर सिया कबीर को कॉल करती है। कबीर तुरंत कॉल उठा लेता है और कहता है, क्या बात है मेरी प्यारी वाइफ को मेरी याद आ ही गई? आखिर है कहाँ तुम्हारी बेटी? सिया कबीर को बताती है, मैगी अभी अपना होमवर्क कर रही है। फिर वो कबीर को मोहित के बारे में बताती है। कबीर कहता है, भाई बहुत फ्रेंडली है, तुम परेशान मत होना, वो बहुत प्यारे है। सिया कहती है, कबीर क्या मैं उन्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं? कबीर ने कहा, जैसा तुमको ठीक लगे। सिया ने फिर पूछा, आप कब आएंगे? कबीर कहता है, 3 दिन कम से कम मुझे लगेंगे। सिया कहती है, प्लीज जल्दी आ जाओ। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई तो मुझे बड़ा मिस कर रहा है। अरे बाबा, तब तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फील करो। और कुछ देर बात करके दोनों कॉल रख देते हैं। चैप्टर 36 कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स। कबीर का कॉल रखने के बाद सिया मैगी की होमवर्क करने में हेल्प करने लगती है। तभी सिया का फोन एक बार फिर से बजता है। सिया को लगा कबीर उसे फिर से कॉल कर रहा है। सिया ने जल्दी से कॉल उठा लिया और बोली, आई मिस यू एंड लव यू। फोन से आवाज आई, क्या सच में? सिया ने चौंक कर अपने फोन की तरफ देखा। फोन कबीर का नहीं, एकांश का था। सिया हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से कॉल काट दिया। कॉल एकांश ने किया था, पता नहीं क्यों, पर वो सिया को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर उसे कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। सिया जब से लीव पर है, एकांश बस एक बार ही ऑफिस गया था। आज उसने बहुत हिम्मत करके सिया को कॉल किया था और कॉल करके एकांश बहुत खुश हो गया। उसे अच्छे से पता था कि सिया ने जो कहा वो उसके लिए नहीं था, पर फिर भी एकांश को लगा कि जैसे उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। एकांश ने दोबारा सिया को कॉल किया। सिया ने बहुत हिचकिचाते हुए कॉल उठाया और बोली, वो सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का कॉल था। जब एकांश ने ये सुना तो उसका उछलता हुआ दिल जैसे टूट ही गया। एकांश ने फिर खुद को संभालते हुए कहा, हेलो सिया, कैसी है आप? सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकांश ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेगी? सिया ने कहा, सर मैंने 15 दिन का लीव लिया था। एकांश काफी दुखी हो गया था। फिर उसने कहा, वो एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए थी। तो सिया ने कहा, सर मैं काफी बिजी हूँ। एकांश ने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, क्या आप कुछ घंटों का टाइम निकाल सकती है? एकांश ने फिर आगे कहा, आप कल या जब भी फ्री हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सिया ने सोचा कि जरूर कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट होगा। उसने कहा, ओह सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर सिया ने कॉल काट दिया। फिर एकांश ने अपने फोन को कसकर गले लगा लिया। आज पता नहीं कितने ही दिनों के बाद एकांश को सुकून महसूस हो रहा था। उसका मूड अच्छा हो गया और फिर वो अपने बार चला गया, जहां वो कुछ दिनों से नहीं जा रहा था। एकांश को बार में देख हैरी ने कहा, हे ब्रो, तू आ ही गया। कहाँ था इतने दिनों से? तभी नील बोला, मुंबई गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तभी एकांश ने कहा, मैंने ब्रेकअप कर लिया है उससे। दोनों में से कोई भी हैरान नहीं हुआ। सबको पता था कि एकांश कपड़ों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। नील और हैरी ने फिर एक साथ उससे पूछा, ठीक है, अब तू किसे डेट कर रहा है? एकांश का जवाब आया, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। उसका जवाब सुनकर दोनों शॉक हो गए थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने इस सवाल के जवाब में किसी खूबसूरत लड़की का नाम सुना था। नील को कुछ शक तो हुआ, पर उसने कुछ नहीं बोला। पर हैरी चुप नहीं रहा। उसने कहा, क्या फाइनली हमारे मिस्टर एकांश रावत को प्यार हो गया है? एकांश कुछ बोल नहीं पाया था। नील उसे बहुत गौर से देख रहा था, पर कुछ नहीं बोला। फिर वो लोग उसी तरह बातें करते रहे। इधर सिया के घर पर सिया मैगी के साथ खेल रही थी। तभी मोहित मैगी से मिलने आया, पर जब वो दरवाजे पर ही था, उसने देखा सिया बड़े प्यार से मैगी के साथ खेल रही थी और खेलते हुए ही सिया मैगी को एक पोयम भी सिखा रही थी। सिया और मैगी अपने में ही इतने बिजी थे कि दोनों में से किसी का ध्यान वहां पर खड़े मोहित पर नहीं गया, जो उन्हीं को देख रहा था। मोहित को खुद भी पता नहीं था कि वो कब तक ऐसे ही एकटक उन दोनों को ही देखे जा रहा था।
वो उन दोनों को देख ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। रिंग टोन सुनकर सिया और मैगी दोनों की नजर एक साथ मोहित पर पड़ी। मोहित ने सॉरी बोला और फिर अपना कॉल काट दिया और मैगी के पास बेड पर आकर बैठ गया। फिर मोहित ने कहा, चलो मैगी सोने, आज पापा आपको स्टोरी सुनाएंगे। इस पर मैगी ने कहा, पापा आप बहुत बैड स्टोरी सुनाते हैं। मैगी को मम्मा की स्टोरी पसंद है और मैगी मम्मा के पास ही सोती है। मैगी की बात सुनकर मोहित अपना मुंह लटकाए हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिया मैगी को फिर सुलाने लगी। कुछ ही देर में दोनों सो गए थे। मोहित जब मैगी को गुड नाइट बोलने आया तो उसने देखा कि सिया मैगी को गोद में लिए हुए ही सो गई थी। मोहित दोनों को बहुत प्यार से देख रहा था। मोहित को लगा कि सिया मैगी को गोद में लेकर अच्छे से सो नहीं पाएगी, इसलिए वो सिया की गोद से मैगी को लेकर बेड पर सुलाने लगा। सिया को ऐसा लगा कि मैगी नींद में हिल रही है, इसलिए उसने मैगी को और अच्छे से पकड़ लिया। मैगी को पकड़ने के चक्कर में सिया ने गलती से मोहित का हाथ भी पकड़ लिया। मोहित तो बस जम ही गया अपनी जगह पर। मोहित गौर से सिया को देखने लगा। सिया काफी खूबसूरत थी। मोहित तो जैसे सिया को देखने में कहीं खो ही गया था। तभी मोहित के दिमाग में अचानक से ही एक ख्याल आया कि वो सारी जिंदगी सिया को ऐसे सोते हुए देख सकता था। बहुत देर तक मोहित ऐसे ही एकटक सिया को देखता रहा। तभी मैगी ने करवट बदली। मैगी के करवट बदलते ही सिया की नींद टूट गई। जैसे ही सिया ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा मोहित बेड पर बैठा हुआ था और वो सिया को ही घूरे जा रहा था। सिया मोहित को अपने इतना पास देखकर हड़बड़ा गई। मोहित ने अभी तक अपनी आंखें सिया से नहीं हटाई थी। सिया को मोहित की नजरें अच्छी नहीं लगी। सिया ने मैगी को जल्दी से बेड पर सुला दिया और वहां से लगभग दौड़ते हुए ही भाग गई और अपने रूम जाकर सिया ने अपना गेट लॉक कर दिया। चैप्टर 37 अनकंफर्टेबल। अपने रूम में आने के बाद सिया ने चैन की सांस ली। उसे मोहित बहुत अजीब लग रहा था। सिया को रात भर नींद नहीं आई। सिया ने रात में कई बार कबीर से बात करने की कोशिश की, पर कबीर का फोन ऑफ था। सिया को बहुत बेचैनी हो रही थी। अगली सुबह सिया ने जल्दी ही नाश्ता बना दिया। फिर वो मैगी को स्कूल के लिए रेडी करने उसके रूम चली गई। रूम के दरवाजे पर वो मोहित से टकरा गई। मोहित ने सिया को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मोहित फिर वहां से बाहर चला गया। तभी सिया का फोन बजा। फोन कबीर का था। कबीर ने सिया से पूछा, क्या हुआ बेबी? सिया ने फिर से उससे पूछा, आप कब तक आएंगे? कबीर, मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए सोनी के पास रहने चली जाऊं? मैगी का ख्याल रखने के लिए मोहित भैया है यहाँ पर। इस पर कबीर ने उसे साफ मना कर दिया। कबीर सिया की सेफ्टी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मोहित भैया काफी अच्छे हैं। सिया कबीर को समझा ही नहीं पा रही थी कि उसे तो मोहित के आने से ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर सिया ने मैगी को रेडी कर दिया और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगी। तभी मोहित भी वहां आ गया और बोला, मैं भी चलता हूँ। मैगी उसकी बात सुन खुश हो गया और फिर मोहित का हाथ पकड़ लिया। सिया से कुछ कहते नहीं बना। मोहित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिया उसके बगल में नहीं बैठी, वो पीछे की सीट पर बैठ गई। फिर वो लोग मैगी के स्कूल चले गए। मैगी को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित ने सिया से कहा, अब आप फ्री हैं तो हम मैगी के लिए शॉपिंग करने जा सकते हैं। सिया ने उसे टालते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है, हम कभी और चलेंगे। इस पर मोहित बोला, ठीक है, कहाँ जाना है? तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिया ने बोला, नहीं, मुझे पास में ही जाना है, और जल्दी से वहां से अपने ऑफिस चली गई। सिया अकेले मोहित के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सिया को वहां से जाते देखकर मोहित के फेस पर एक स्माइल आ गई। मोहित मन में सोचने लगा, इंटरेस्टिंग, लड़कियां मेरे पास आने के लिए परेशान रहती है और ये मुझसे दूर भागने के लिए। अच्छा है, मजा आएगा। फिर मोहित भी वहां से चला जाता है। सिया जब ऑफिस पहुंची तो रिवा जल्दी से उसके पास आ गई और फिर सिया से बोली, यार तू तो कुछ दिन बाद आने वाली थी, फिर आज यहाँ कैसे? सिया ने उससे बताया कि शायद कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें एकांश सर को मेरी हेल्प चाहिए थी। रिवा ने फिर सिया पर एकांश सर तो रिवा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। तभी एकांश वहां आ गया था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो भागा भागा हुआ वहां आया हो। उसके बाल कुछ बिगड़े हुए थे। एकांश ने फिर सिया से मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर सिया ने पहले की ही तरह की उससे हाथ नहीं मिलाया।
और सिर्फ बोला गुड मॉर्निंग सर। एकांश ने भी कहा गुड मॉर्निंग और अपने कैबिन में चला गया। एकांश काफी खुश हो गया था सिया को देखकर। उसने अपने वॉचमैन को पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि सिया के आते ही उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। जैसे ही एकांश को पता चला सिया ऑफिस आई है, एकांश वहां तुरंत भाग कर आ गया। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद एकांश को सुकून मिला था। फिर एकांश ने सिया को अपने कैबिन में बुला लिया और 2-3 प्रोजेक्ट की फाइल सिया को दे दी। सिया वहां से जाने लगी तो एकांश बोला यही बैठी रहो। सिया ने चौंक कर उसे देखा तो एकांश ने अपनी बात सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब है कि ये सारी फाइल जल्दी ही कंप्लीट करनी है, सो तुम यही बैठकर काम करो और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। फिर सिया भी वही बैठकर काम करने लगी। एकांश ने कहा तो था कि वो उसकी हेल्प करेगा, पर वो तो बस एकटक सिया को ही देखे जा रहा था। सिया अपने काम में डूबी हुई थी। एकांश बड़े ध्यान से उसे देखे जा रहा था। सिया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो बार बार अपने बाल हटा रही थी। एकांश को ये सब बहुत क्यूट लग रहा था। चैप्टर 38 एक्सीडेंट। सिया काम करने में बिजी थी कि तभी सिया का फोन बजता है। सिया को किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। सिया ने कॉल उठाया और बोला हेलो। दूसरी तरफ मोहित था। उसने कहा, मैं मैगी को स्कूल से लेकर आ गया हूँ, हम लोग शाम में शॉपिंग पर चलेंगे, तुम जल्दी आ जाना। और सिया के कुछ कहने से पहले ही मोहित ने कॉल काट दिया। अचानक से ही सिया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। एकांश जो उसे ही देखे जा रहा था, उसे तुरंत ही पता चल गया कि सिया किसी बात से परेशान है। एकांश ने उससे पूछा, क्या कोई बात है? सिया ने कहा, नहीं सर, सब ठीक है, और फिर से अपने काम में लग गई। अपना काम खत्म करके सिया ने एकांश की तरफ अचानक से देखा, जो पता नहीं कब से उसे ही देखे जा रहा था। सिया के अचानक उसकी तरफ देखने से एकांश नीचे अपनी फाइल देखने लगा। सिया ने भी उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सिया ने सारी फाइल एकांश को दे दी और बोली, सर क्या मैं जा सकती हूँ? एकांश उसे रोकना तो चाहता था पर रोक नहीं पा रहा था, पर उसके पास सिया को रोकने का कोई बहाना नहीं था। एकांश ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सिया वहां से निकल गई। एकांश सिया के पीछे पीछे ही ऑफिस से निकल गया। सिया कैब से घर जा रही थी, एकांश उसके कैब का पीछा कर रहा था। सिया के घर पहुंचने के बाद एकांश भी वहां से चला गया। घर पर मैगी सिया का वेट कर रही थी। सिया के आते ही मैगी दौड़कर सिया को गले लगा लिया। मोहित देख रहा था कि उन दोनों में कितना प्यार है। फिर मैगी ने कहा, मम्मा जल्दी से रेडी ही जाओ, हमें शॉपिंग पर जाना है। सिया ने फिर एक नज़र मोहित को देखा जो उसे ही घूरे जा रहा था। फिर सिया रेडी होने अपने रूम चली जाती है, क्योंकि सिया मैगी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। सिया के नीचे आते ही तीनों फिर शॉपिंग पर चले गए। सिया बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। मैगी के लिए शॉपिंग करने के बाद मोहित सिया के लिए भी शॉपिंग करना चाहता था, पर सिया ने साफ साफ मना कर दिया। फिर तीनों ने डिनर किया और वापस घर जाने के लिए निकल गए। मोहित ने सिया और मैगी को मॉल के बाहर ही रुके रहने को बोला और फिर मोहित पार्किंग से अपनी कार लेने चला गया। मोहित और सिया वहीं खड़े होकर मोहित का वेट कर रहे थे। मोहित के कार लाने के बाद जैसे ही सिया और मैगी रोड क्रॉस कर मोहित के पास जाने लगे, तभी सिया ने देखा कि एक कार बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ ही आ रही थी। कार उसके एकदम पास आ गई थी। सिया बहुत डर गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसे समझ आया उसने तुरंत ही मैगी को आगे धक्का दे दिया और फिर बैंक गाड़ी ने सिया को टक्कर मार दी। मोहित की चीख निकाल गई। वो कार से दौड़कर बाहर निकला और तुरंत मैगी को उठाया, पर मैगी को कोई चोट नहीं लगी थी। फिर मोहित भागते हुए सिया के पास पहुंचा। सिया खून से पूरी तरह से सनी हुई थी। मोहित ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और ये सिया को हॉस्पिटल लेकर चला गया। मैगी को सिया की बहुत टेंशन थी। मैगी लगातार रोए जा रही थी और वो जिद कर रही थी कि उसे सिया के पास जाना है। वही सिया ऑपरेशन रूम में थी। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। मोहित भी बहुत टेंशन में डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी कबीर का कॉल मोहित के पास आता है। कबीर बहुत देर से सिया को कॉल कर रहा था, पर सिया का फोन ऑफ आ रहा था, क्योंकि सिया का फोन उस एक्सीडेंट में टूट गया था। मोहित ने जब कबीर का फोन उठाया, उस समय मोहित मैगी को अपनी गोद में सुलाए हुए था। कबीर ने मोहित से कहा, आप लोग कहाँ हैं और सिया कहाँ है? मोहित ने उसे सिया के एक्सीडेंट की सारी बातें बता दी। ये सब सुन कबीर की आधी जान ही निकल गई।
उसने कहा मैं आ रहा हूँ, प्लीज भाई आप उसका ख्याल रखना। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर एक केयर टेकर के लिए इतना क्यों परेशान हो रहा था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए। मोहित तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उन्हें कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई, पर उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। हमें पेशेंट को कम से कम 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ये सब सुन मोहित का दिमाग खराब हुए जा रहा था। कबीर 4 घंटों के अंदर ही हॉस्पिटल आ गया। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कबीर हमेशा ही अपने लुक्स की बहुत परवाह करता था, पर आज कबीर की शर्ट बुरी तरह से चूर थी और कबीर के बाल भी बिखरे हुए थे। कबीर मोहित के पास आकर बोला कहाँ है वो। मोहित ने इक्यू की तरफ इशारा किया। कबीर दौड़ते हुए सिया के रूम की तरफ गया, पर उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। मोहित ने आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर तुरंत मोहित के गले लग गया और बोला भाई अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मोहित से कबीर की हालत देखी नहीं जा रही। उसने कबीर को झकझोरते हुए कहा कबीर वो ठीक हो जाएगी। तभी एक ऑफिस स्टाफ वहां आया और बोला आप में से पेशेंट की फैमिली से कौन है, इस फॉर्म को भर दीजिए। कबीर ने बिना कुछ कहे फॉर्म ले लिया और उसे भरने लगा। तभी मोहित की नज़र उस फॉर्म में उस जगह पड़ी जहां हस्बैंड नेम की जगह पर कबीर ने अपना नाम लिखा था। कुछ देर बाद कबीर के नॉर्मल होते ही मोहित ने उससे पूछा कबीर क्या वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। कबीर ने बस एक शब्द में कहा वाइफ। मोहित ने चौंक कर कहा क्या ये कब हुआ। कबीर ने उसे बताया कुछ महीने हो गए हैं। मोहित उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर यह जगह सही नहीं थी इन सब बातों के लिए, इसलिए मोहित ने आगे कुछ नहीं पूछा। चैप्टर 39 एक साजिश। अब तक आपने पढ़ा कि सिया का एक्सीडेंट हो गया और मोहित उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। कबीर भी दुबई से वापस आ जाता है। अब आगे मैगी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। सिया का एक्सीडेंट देखकर मैगी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। कबीर ने मोहित को घर जाने के लिए बोल दिया और खुद उसी हालत में हॉस्पिटल में ही रहा। मोहित ने कबीर को उस एक्सीडेंट के बारे में सब डिटेल से बताया था। कबीर को शक था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, किसी की सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर सिया का एक्सीडेंट करवाया था। कबीर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला आधे घंटे में लाइफ लाइन हॉस्पिटल आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट है, और कॉल कट कर दिया। कबीर ने कॉल अपने फ्रेंड रॉकी को किया था। रॉकी 10 मिनट से भी कम समय में हॉस्पिटल आ गया। रॉकी कहने को तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, पर वो सिर्फ रॉकी का दिखावे का बिजनेस था। असल में तो रॉकी कई माफिया ग्रुप्स का लीडर था। उसके आते ही कबीर ने कहा सेंट्रल मॉल के पास आज एक एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट प्लानर था। मुझे सब जानना है, इसके पीछे कौन था। रॉकी बोला काम हो जाएगा, लेकिन किसका एक्सीडेंट हुआ है। कबीर बोला सिया का। रॉकी समझ गया कि कबीर इतनी बुरी हालत में क्यों है। रॉकी ने उसे दिलासा दिया और वहां से चला गया। रॉकी बहुत कम बोलने वाला लड़का था। वही हॉस्पिटल में कबीर बहुत बेचैन था। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। कबीर इक्यू के गेट से सिया को देख रहा था। वो तो गेट से हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली के एक हाई क्लास बार में दो अलग अलग कमरों में दो ग्रुप पार्टी कर रहे थे। आज हैरी का बर्थडे था। वहां पर हैरी के कई सारे दोस्त थे। हैरी एक प्ले बॉय था और काफी अमीर भी था। उसकी बर्थडे पार्टी में कई सारे सेलिब्रिटी भी आए थे। बहुत सी सुंदर मॉडल्स और एक्टर्स भी आए थी। एकांश और नील भी वहां थे। एकांश एक कोने में बैठे हुए अपने फोन में किसी की फोटो देख रहा था। एकांश किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो बस अकेले अपने ही फोन के साथ खुश था। नील बहुत सारे लोगों से बातें करने में बिजी था। वहीं दूसरे कमरे में नील की बहन निकिता अपने कुछ दोस्तों के पार्टी कर रही थी। निकिता आज बहुत खुश थी। नील उसे बार बार कॉल कर रहा था। निकिता हैरी की पार्टी में अभी तक नहीं आई थी। नील को पता था कि निकिता उसी बार में थी, पर वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी। तभी नील ने देखा कि एकांश की एक्स गर्लफ्रेंड एकांश की तरफ ही बढ़ रही थी। नील को पता था कि अगर एकांश की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास गई और एकांश को गुस्सा आ गया तो एकांश पूरी पार्टी बर्बाद कर देगा। नील जल्दी से एकांश के पास चला गया। तभी नील की नज़र उसके फोन पर चला गया। नील ने साफ साफ देखा था कि एकांश सिया की फोटो देख रहा था। ये देख नील के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। तभी एकांश की एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति प्रधान वहां आ गई। प्रीति बहुत खूबसूरत थी। वो एक जानी मानी एक्ट्रेस भी थी। उसने आते ही बहुत प्यार से बोली एकांश क्या हम बात कर सकते हैं।
एकांश, जो अब तक सिया की फोटो देखने में बिजी था, उसने अपना सर उठाकर देखा और वहां पर प्रीति को खड़ा देखकर उसकी आंखों में अचानक से गुस्सा आ गया। एकांश का चेहरा देखते ही प्रीति बहुत डर गई। नील ने एकांश का गुस्से वाला चेहरा देखा तो प्रीति को वहां से लेकर चला गया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म ही हो गया थी। लगभग सारे ही लोग वहां से चले गए थे, कुछ खास लोग ही वहां थे। तभी निकिता वहां आ गई। आते ही उसने हैरी को गले लगा लिया और कहा, हैप्पी बर्थडे। हैरी तुरंत उससे अलग हो गया। तभी नील वहां आ गया। उसने देखा निकिता बहुत ज्यादा ड्रग थी। नील उसका हाथ खींचकर एक कोने में ले गया। एकांश भी वहीं पर था। नील बहुत बुरी तरह से निकिता को खींचकर वहां लाया था। हैरी भी वहां आ गया। उसने नील को निकिता से अलग किया। सबको पता था कि नील निकिता से कितनी नफरत करता था। निकिता नील की सौतेली बहन थी। नील तो बस अपने पापा से किए हुए वादे के कारण निकिता को झेल रहा था। निकिता एक बिगैर लड़की थी। उसे पता था कि वो कुछ भी करे पर उसका भाई हमेशा उसका ख्याल रखेगा। तभी निकिता ने कहा, भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे और ड्रिंक करनी है, मुझे मत रोकिए। मैंने उसे हटा दिया रास्ते से। अब कबीर मेरा होगा, सिर्फ मेरा। और वो पागलों की तरह हंसने लगी। नील को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस पागल लड़की के क्या कर दिया। नील ने अपने दांत भिजते थे पूछा, अब क्या किया है तुमने और किसे रास्ते से हटा दिया, बोलो। निकिता बड़बड़ाते हुए बोली, कबीर की बीवी को, उसकी बीवी का एक्सीडेंट करवा दिया मैंने। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीर से शादी करने की। मेरे कबीर से शादी की है तो इसकी सजा तो उसे मिलेगी ना, उसे मरना ही होगा। अब वो मर जाएगी और कबीर मेरा हो जाएगा। निकिता फिर से हंसने लगी। उसकी बात सुन एकांश, जो वाइन पी रहा था, उसके हाथ से वाइन का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। नील के चेहरे का रंग भी उड़ गया। नील की आंखें अपने आप ही एकांश के ऊपर चली गई। एकांश के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों एक साथ दिख रहा था। कोई कुछ बोल या कर पाता उससे पहले ही एकांश अपनी जगह से जल्दी से उठा और उसने निकिता की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से भिड़ा दिया। एकांश के सर पर खून सवार था। एकांश बोला, तूने मेरी सिया का एक्सीडेंट करवाया, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नील और हैरी दोनों मिलकर एकांश को निकिता से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर एकांश की पकड़ निकिता की गर्दन पर कसती ही जा रही थी। बहुत मुश्किल से दोनों ने एकांश की पकड़ से निकिता को छुड़ाया। चैप्टर 40 लव एंड कंफ्यूजन। एकांश के निकिता का गला पकड़ लेने से निकिता का तो पूरा नशा ही उतर गया। एकांश अभी भी निकिता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर निकिता तो एकांश से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो नील के पीछे ही छुपी रही। नील ने उसे यहां से जाने के लिए कहा। निकिता तुरंत वहां से भाग गई। निकिता के जाने के कुछ देर बाद एकांश खुद को संभाल पाया। उसने अपना फोन निकाला और अपने आदमियों को सिया किस हॉस्पिटल में है पता लगाने को बोला। नील ने भी अपने आदमियों को सिया का पता लगाने को बोल दिया। हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ देर तक तो वहां पर सन्नाटा पसर गया, पर हैरी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पूछ ही लिया, कोई बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने फोन में सिया की फोटोज देख रहा था। सिया की ये सारी फोटोज असल में स्क्रीनशॉट्स थी। जब सिया ऑफिस में काम करती थी तो एकांश ने सीसीटीवी के वीडियोस की ढेर सारी स्क्रीनशॉट्स लेकर रखी थी। एकांश ने सिया की हंसते हुए, बात करते हुए, खाना खाते हुए, गुस्से में, यहाँ तक कि पानी पीते हुए भी स्क्रीनशॉट्स लिए थे। एकांश की आंखों से एक बूंद आंसू उसके फोन स्क्रीन पर गिर गया। नील और हैरी दोनों ही एकांश को ऐसी हालत में पहली बार देख रहे थे। दोनों यही सोच रहे थे कि कहीं एकांश कहीं प्यार में तो नहीं पड़ गया। हैरी ने फिर से पूछा, एकांश, जहां तक मैं जानता हूँ सिया तो कबीर की वाइफ है ना? एकांश ने अपनी नजरें उठाए और हैरी को बहुत गुस्से में घूर कर देखा। तभी एकांश का फोन बजा। फोन पर उसके आदमी ने बताया, सर उनको लाइफ लाइन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। एकांश तुरंत वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। एकांश को पता था कि कबीर उसे कभी सिया से मिलने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने पापा को भी कॉल करके सिया के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। उसके पापा भी चौंक गए सिया के बारे में सुनकर और बोले, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। एकांश को पता था कि उसके पापा ऐसा ही कुछ बोलेंगे। एकांश फिर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। क्योंकि बार हॉस्पिटल से काफी दूर था, इसलिए एकांश बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसके पापा पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एकांश ने रिसेप्शन पर पूछा सिया के वार्ड के बारे में और सीधा सिया के वार्ड की तरफ चला गया। वहां पर उसने देखा कि उसके पापा पहले से ही कबीर से बातें कर रहे थे। एकलव्य जी कबीर के कंधों पर हाथ रखकर उसे हौसला दे रहे थे। सिया को अब ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर सिया को अभी तक होश नहीं आया था।
एकांश भी आकर वहीं पर खड़ा हो गया। तभी वार्ड से 2 डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कबीर से कहा, उनकी हालत अब स्टेबल है, पर जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम लोग कुछ भी सही नहीं बता सकते। कबीर ने पूछा, डॉक्टर कब तक होश आएगा उसे? डॉक्टर ने कहा, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। कबीर ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर के जाने के बाद तीनों वार्ड के अंदर चले गए। सिया का वार्ड एक विप वार्ड था। सिया के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके होंठों पर ड्रिप लगी हुई थी। कबीर तो सिया की तरफ देख भी नहीं पता रहा था। कबीर ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सिया को ऐसी हालत में भी देखना पड़ेगा। उसकी हालत देख एकलव्य जी ने उसे पास में ही सोफे पर बैठा दिया। एकांश की आंखों में सिया को देखकर खून ही उतर आया। उसे लगा जैसे वो पागल ही हो जाएगा। एकांश को सिया को देखकर बुरा भी लग रहा था और निकिता को जान से मारने का ख्याल भी। तभी कबीर का फोन बजता है। कॉल रॉकी का था। उसकी बात सुन कबीर ने बोला, उठा लो उसे, और सीधा वार्ड से बाहर चला गया। एकलव्य और एकांश बस उसे जाते हुए देखते ही रह गए। फिर एकलव्य जी भी बोले, चलो हमें भी चलना चाहिए। एकांश बोला, आप जाए, मैं चला जाऊंगा। एकलव्य जी ने एक बार सिया की तरफ देखा और बाहर चले गए। एकांश आकर सिया के पास खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से सिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बस देखते ही रहा। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। एकांश ने सिया का हाथ छोड़ दिया। एकांश ने पलट कर देखा तो वहां पर मोहित खड़ा था। उसे लगा था कि कबीर ही वापस आया होगा, पर मोहित को देखकर एकांश हैरान रह गया। मोहित भी एकांश को देखकर चौंक गया। जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मोहित और एकांश दोनों की ही एंटरटेनमेंट कंपनी मुंबई में थी। मोहित और एकांश दोस्त नहीं थे, पर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों कई पार्टीज में एक दूसरे से मिले थे। एकांश तो जानता था कि मोहित कबीर का भाई है, पर मोहित को नहीं पता था कि एकांश यहाँ क्या कर रहा था। मोहित ने एकांश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकांश ने बोला, सिया मेरे फर्म में ही जॉब करती है। पापा उससे मिलने आए थे, मैं भी साथ ही था, इसलिए मैं भी आ गया। एकांश की बात सुनकर मोहित ने कुछ नहीं कहा, पर मोहित को समझ आ गया था कि एकांश जितना साफ साफ सब बता रहा है उतना साफ सब है नहीं। मोहित ने ये भी देखा था कि एकांश ने सिया का हाथ पकड़ रखा था, और जिस तरह से एकांश सिया को देख रहा था मोहित को ये नॉर्मल नहीं लगा। फिर मोहित के चेहरे पर एक टेढ़ी सी स्माइल आ गई और वो बदबदाया, इंटरेस्टिंग। इसी बीच सिया को होश आ जाता है। होश आते ही सिया का पहला शब्द था, मैगी। सिया की आवाज सुनकर दोनों सिया के पास चले जाते हैं। सिया फिर धीरे से बोलती है, मैगी। मोहित बोलता है, सिया मैगी ठीक है, तुम चिंता मत करो, और अपना हाथ बढ़ाता है सिया का हाथ पकड़ने के लिए, पर मोहित सिया का हाथ पकड़ता उससे पहले ही एकांश सिया का हाथ पकड़ लेता है और मोहित को कहता है, डॉक्टर को बुला दो प्लीज। पहले तो मोहित एकांश की फुर्ती और उसके सिया का हाथ पकड़ने से चौंक जाता है, पर फिर कुछ कहे बिना ही वार्ड से बाहर चला जाता है। सिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि एकांश ने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। सिया एकांश से कहती है, सर आप यहाँ। एकांश कहता है, वो पापा आए थे तुमसे मिलने, तो मैं भी साथ में आ गया। सिया पूछती है, कहाँ है एकलव्य सर? तो एकांश कहता है, बस अभी अभी गए हैं। तभी वहां पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और उनके पीछे मोहित भी। डॉक्टर्स सिया को चेकअप करने लगते हैं और सिया से पूछते हैं, कैसा फील कर रही ही? सिया कहती है, ठीक हूँ। एकांश ने अभी भी सिया का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसका कोई इरादा भी है सिया का हाथ छोड़ने का। कुछ देर बाद डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर्स ने सिया को नींद का इंजेक्शन दिया था। सिया फिर एकांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। एकांश उसका हाथ छोड़ देता है। सिया फिर मोहित की तरफ देखकर कहती है, कबीर को बुला दीजिए प्लीज। मोहित कहता है, वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। सिया ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, उस पर नींद की इंजेक्शन का असर हो गया था। कुछ ही देर में सिया फिर से सो जाती है। मोहित फिर एकांश से कहता है, तुम भी जाओ, मैं हूं ना। सिया का ख्याल रखने के लिए एकांश का मन तो नहीं था, पर वो वहां से चला गया। एकांश को भी मोहित कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एकांश को ऐसा लगा जैसे मोहित जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। पता नहीं क्यों एकांश को मोहित से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। चैप्टर 4141 रिकवरी। एकांश के जाने के बाद मोहित सिया के पास ही बैठा रहा और शांति से बैठकर सिया को देखता रहा। सिया की तरफ देखते हुए उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर एक खंडहर जैसी इमारत में 2 लोगों को बांध कर रखा गया था, जिसमें से एक आदमी था और एक औरत। दोनों ही बुरी तरह से घायल थे। उनके सामने खड़ा था कबीर, जो किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था।
असल में कबीर को हॉस्पिटल में रॉकी का कॉल आया था। रॉकी ने उसे बताया कि जिसने भी सिया का एक्सीडेंट करवाया था उन लोगों को पकड़ लिया गया है। उन दोनों में से वो औरत निकिता थी और वो आदमी निकिता का ड्राइवर था। रॉकी ने नफरत से निकिता की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, मुझे 1 घंटे भी नहीं लगे इसके बारे में पता करने में। कबीर कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपनी लाल आंखों से उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। तभी रॉकी ने उन दोनों के मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकल दिया। ड्राइवर कबीर से भीख मांगने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा, साहब मेरे को छोड़ दो, मेरा कोई गलती नहीं, ये मेम साहब ने ही अपने से जबरदस्ती ये काम करवाया था। निकिता को तो भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि कबीर उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। निकिता ने कहा, कबीर अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कबीर ने अभी भी उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रॉकी ने पूछा, क्या करना है इन नमूनों का? कबीर ने गहरी गुस्सैल आवाज में कहा, इनको एक्सीडेंट करवाने का बहुत शौक है ना, दोनों को एक्सीडेंट में मरवा दो। इतना कहने के बाद कबीर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कबीर हॉस्पिटल आ गया। कबीर जब सिया के वार्ड में आया तो उसने देखा मोहित सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। कबीर ने डॉक्टर से बात कर ली थी, उसे पता था कि सिया को होश आ गया था और सिया की कंडीशन अब स्टेबल थी। कबीर आकर मोहित के पास ही बैठ गया। मोहित ने उसे देखकर पूछा, कहाँ गया था तू? कबीर ने कहा, ऑफिस गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। मोहित को पता था कि कबीर झूठ बोल रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं बोला। मोहित ने कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे हो कबीर, घर जाओ और फ्रेश होकर कुछ खा लो, मैं हूं यहाँ पर सिया का ध्यान रखने के लिए। कबीर ने सीधा मना कर दिया और कहा, आप घर जाइए भाई। और मैगी कैसी है? मोहित बोला, ठीक है मैगी, मैंने उसका ख्याल रखने के लिए एक मेड को बोल दिया है। फिर दोनों शांति से वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद मोहित का फोन बजा। फोन घर से आ रहा था। मोहित के फोन उठाते ही मेड ने घबराते हुए बोला, सर आप जल्दी से घर आ जाइए, मैगी बहुत जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है, हम लोग उसे नहीं संभल पा रहे हैं। मोहित बोला, मैं आ रहा हूँ। कबीर ने भी सारी बातें सुन ली थी। मोहित फिर वहां से उठा, उसने एक नजर सोती हुई सिया की तरफ देखा और वहां से चला गया। कबीर फिर उठकर सिया के बेड के पास आकर बैठ गया। कबीर ने फिर सिया का हाथ बहुत प्यार से पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही कबीर की आंखों में आंसू आ गए। कबीर बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं तो तुम्हें हमेशा बहुत प्यार से रखना चाहता था, पर मेरे ही कारण तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा पाया। कबीर सिया का हाथ पके हुए उसके बेड से टिककर ही सो गया। अगले दिन सिया को होश दोपहर में आया। सिया ने आंखें खोलते ही देखा कबीर उसका हाथ पके हुए सो रहा था। सिया के हल्के मूवमेंट से ही कबीर उठ गया। कबीर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? सिया को दर्द तो हो रहा था, पर उसने बोला, कबीर मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। कबीर बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कबीर ने आगे बढ़कर सिया के होठों पर एक लाइट किस कर ली। सिया बोली, कबीर हॉस्पिटल है ये? कबीर बोला, ओके ओके, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। तभी वहां डॉक्टर्स आ गए। उन्होंने सिया का चेकअप किया और कबीर से बोला, इन्हें और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, इन्हें कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, बस इन्हें अपने सिर का खास ख्याल रखना होगा और इन्हें ज्यादा टेंशन मत दीजिएगा किसी भी बात को लेकर। कबीर ने डॉक्टर्स को सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, मैं ख्याल रखूंगा। डॉक्टर्स के जाने के बाद एक नर्स वहां आ गई। नर्स ने सिया की ड्रेसिंग की, उसके बॉडी को पोंछा और सिया के कपड़े भी बदल दिए। कबीर ने भी अपने कपड़े हॉस्पिटल में ही मंगवा लिए। कबीर भी कुछ देर में फ्रेश हो गया। फिर कबीर ने सिया को खिचड़ी खिलाई और उसकी दवाई भी दी। कबीर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सिया के जिद करने पर उसने भी थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर दोनों टीवी देखने लगे। न्यूज में उन्होंने देखा कि जहां सिया का एक्सीडेंट हुआ था, देर रात वहां पर एक और एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक आदमी की तुरंत मौत हो गई और वो औरत बहुत बुरी तरह से घायल है। सिया बोली, मैं अब उस मॉल में कभी नहीं जाऊंगी, देखो कितनी खतरनाक जगह है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं वहां। कबीर कुछ नहीं बोला, पर उसके फेस पर एक टेढ़ी सी स्माइल आ गई। चैप्टर 42 मीटिंग। कुछ ही देर में सिया के वार्ड का दरवाजा खुला। वहां पर मोहित था, उसकी गोद में मैगी भी थी। सिया ने जब मैगी को देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मैगी ने जोर से बोला, मम्मा मम्मा। सिया ने अपने हाथ फैला दिए। मोहित मैगी को सिया के बेड के पास लेकर आया। मैगी ने जल्दी से सिया को कस के गले लगा लिया। मैगी और सिया दोनों ही इमोशनल हो गई थी। मैगी रोते हुए बोली, मम्मा आप तो बहुत हर्ट हो रहा है ना। मैगी अब गुड गर्ल बन जाएगी। मैगी मम्मा का ख्याल भी रखेगी। मैगी अपना होमवर्क भी खुद कर लेगी। सिया की आंखों में भी उसकी मासूम बातें सुनकर आंसू आ गए।
सिया ने कहा मैगी पहले से ही गुड गर्ल है और मम्मा मैगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर मैगी ने कहा मम्मा आप मैगी से प्रॉमिस करिए कि आप कभी मैगी को छोड़ कर नहीं जाएगा। सिया बोली पक्का प्रॉमिस। उसके बाद सिया और मैगी हमेशा की ही तरह अपने में ही बिजी हो गए। उन दोनों ने कबीर और मोहित को सीधे इग्नोर कर दिया। कबीर को तो इस चीज की अब आदत हो गई थी, पर मोहित को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने सिया से पूछा भी कैसी हो तुम अब, पर सिया तो बस मैगी में ही मगन थी। कबीर ने जब मोहित का फेस देखा तो उसे हंसी आ गई। कबीर बोला भाई ये हमेशा होता है, आपको भी आदत हो जाएगी, मुझे तो हो गई है। तभी फिर से वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक लड़की दौड़कर अंदर आती है। वो सोनी थी। सिया को देखते ही वो उसे प्यार से डांटने लगती है। सोनी बोलती है तू अंधी है क्या, तुझे गाड़ी दिखाई नहीं देती, पागल लड़की, तुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता तो किसी की हेल्प ले लेती, पागल कहीं की, इतनी बड़ी हो गई है और तो और अब तो तेरी शादी भी हो गई है, पर दिमाग तेरे में जरा सा भी नहीं है। सोनी अपनी आदत से मजबूर सिया को खरी खोटी सुनाए जा रही थी। तभी मैगी बेड पर खड़ी होकर सोनी को गले लेती है और बोलती है सोनी आंटी आप मम्मा को क्यों डांट रही है, मैगी को अचरा नहीं लग रहा है, प्लीज मम्मा को नहीं डांटो। मैगी की बात सुन सोनी आखिर में चुप हुई और रोने लगी। फिर रोते हुए बोली पता है तुझे मैं कितना डर गई थी, तेरे कारण, तेरे से मिलने के चक्कर में मैं बिना मेकअप किए हुए इतनी दूर आ गई। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये दोस्त किस कारण से दुखी है। उसका एक्सीडेंट हो गया है इस वजह से, या फिर वो बिना मेकअप के आ गई है इस वजह से। सिया ने उससे कहा मैं ठीक हूं, तू सांस तो ले ले और रोना बंद कर, रोते हुए कितनी बुरी दिखती है तू। तभी सोनी की नजर सोफे पर बैठे दो लोगों पर पड़ी। दोनों ही काफी हैंडसम थे और सोनी को ही घूरे जा रहे थे। सोनी उन्हें देखकर शर्मा गई और बोली क्या सबने सब सुन लिया। सिया ने हाँ में अपना सर हिलाया। कबीर और मोहित उसे ही घूरे जा रहे थे। दोनों ही सोच रहे थे कोई इतना कैसे बोल सकता है। सोनी ने फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहा खेलो। दोनों ने ही बस अपना सर हिला दिया। कबीर ने एक छोटी सी स्माइल दी, पर मोहित वापस अपने काम में लग गया। तभी सोनी फिर से बोली वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर इस सिया ने मुझे इतना परेशान करके रखा है कि क्या बताऊं। आपको पता है इसे रोड क्रॉस करने में डर लगता है, हमेशा से ही इसे मैं ही रोड क्रॉस कराती थी, और देखो जिसका डर था वही हुआ, अपना एक्सीडेंट करवा लिया और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी सोनी। कबीर और मोहित दोनों ही उसकी बात सुन सुनकर पक गए थे। तभी कबीर का फोन बजता है और कबीर एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर चला गया। मोहित भी एक्सक्यूज मी बोलकर कबीर के पीछे बाहर चला गया। मोहित ने बाहर निकलकर चैन की सांस ली। कबीर को किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। कबीर ने कॉल उठाकर बोला वूज दिस। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई नील सहाय, क्या हम मिल सकते हैं। कबीर को बिल्कुल टाइम नहीं लगा ये पहचानने में कि फोन पर नील था। कबीर ने कहा ओके, मून नाइट क्लब, रूम नंबर 101 एट 6 PM। नील ने भी कहा ओके, सी यू देन। चैप्टर 43 मीटिंग विद एनिमी। कबीर फोन पर बात करने के बाद फिर सिया के वार्ड में आया और बोला बेबी मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर कबीर ने सिया के माथे पर एक छोटी सी किस की और वहां से जाने लगा। मोहित जो उस वार्ड के दरवाजे पर ही खड़ा था, ये देखकर उसकी आंखें मानो जलने ही लगी थी। मोहित ने कसकर अपनी दोनों मुट्ठियां भीज ली, पर फिर मोहित ने खुद को संभाल लिया था और नॉर्मली कबीर को जल्दी आने को बोला, पर सिया की नजर मोहित पर चली ही गई। उसने मोहित के चेहरे के अजीब भाव नोटिस कर लिए थे जो कबीर के उसके पास आने पर मोहित के चेहरे पर आए थे। कबीर के जाने के कुछ देर बाद सोनी ने कहा चल मैं भी चलती हूँ, कल आऊंगी तुझसे मिलने। ये सुनकर सिया ने मोहित की तरफ देखा। मोहित भी उसी की तरफ देख रहा था। सिया ने जल्दी से अपनी नजरें मोहित से हटा ली और जल्दी से सिया ने कहा नहीं तुम यहीं रुक जाओ थोड़ी देर, कबीर के आने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूंगी। मोहित ने जब ये सुना और सिया की तरफ देखा जो उससे डरी हुई थी, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। और फिर मोहित अपने फोन पर एक लड़की की फोटो देखने लगा। उस फोटो में वो लड़की काफी छोटी और प्यारी लग रही थी। उसने एक व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था और हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। वो और कोई नहीं सिया थी। मोहित ने फिर अपनी नजर उठाकर एक नजर सिया की तरफ देखा और मन में कहा ओह शिविका, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मगर मुझे थोड़ी देर हो गई, पर कोई बात नहीं, जो गलती मैंने 5 साल पहले की थी अब वो नहीं दोहराऊंगा। इस बार तुम सच में वही हो और शिविका मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इधर सिया की बात सुन सोनी मान गई। सिया ने उसे रुकने को सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि सिया मोहित के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। मोहित की हरकतें
सिया को बहुत ही अजीब लगती थी। फिर मोहित पर से ध्यान हटाकर सोनी और सिया मैगी के साथ खेलने में बिजी हो गए और मोहित वही सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। वो बीच बीच में सिया और मैगी को देखता और फिर वापस अपने फोन में बिजी हो जाता। दूसरी तरफ कबीर मून क्लब में पहुंच गया। रूम के अंदर नील पहले से ही मौजूद था। कबीर अंदर आकर नील के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तभी एक वेटर ने उनके लिए ड्रिंक्स ला दी। कबीर ने उस वेटर से कहा, डोंट डिस्टर्ब अगेन। वेटर के जाने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद नील ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, कबीर देखो, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुमने सालों पहले मेरे प्यार की जान ली और अब मेरी बहन ने सिया की जान लेने की कोशिश की। बात बराबर हो गई और खत्म भी। आगे से न मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा न तुम मेरे रास्ते में आना। कबीर ने नील की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब तुम्हारे प्यार की जान ली? फिर कबीर और नील सालों पहले के अपने दिनों के बारे में बात करने लगे। ये बात तब की थी जब कबीर कॉलेज में था। नील उसका क्लासमेट था। नील अपने क्लास की एक लड़की रागिनी से प्यार करता था, पर रागिनी उससे प्यार नहीं करती थी। नील अपनी पूरी कोशिश कर रहा था रागिनी को मनाने के लिए, पर रागिनी ने उससे साफ साफ कहा था कि वो किसी और से प्यार करती थी। नील को नहीं पता था कि रागिनी किससे प्यार करती थी। हालांकि नील ने उस लड़के के बारे पता करने की बहुत कोशिश की, पर वो पता नहीं लगा पाया था। पर नील ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी नील ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। कॉलेज फेयरवेल के दिन नील ने सोचा था कि आज वो रागिनी से पूरी तरह से सारी बातें साफ कर लेगा। अगर रागिनी आज भी उसे ना कर देगी और वो जिस लड़के के साथ है वो अगर रागिनी के लिए सही है तो नील पीछे हट जाएगा। इसलिए नील ने रागिनी से कहा था कि फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद तुम मेरा वेट करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर रागिनी फेयरवेल पार्टी खत्म होने के पहले ही चली गई थी। पर फिर उसी रात रागिनी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में रागिनी की डेथ हो गई थी। नील को बाद में पता चला कि रागिनी जिसके साथ गई थी वो एक्सीडेंट के बाद रागिनी को उसी हालत में छोड़ के भाग गया था, और अगर वो इंसान चाहता तो रागिनी को बचा सकता था, पर उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। नील ने देखा था कि रागिनी और कबीर दोनों ही पार्टी खत्म होने से पहले ही चले गए थे। इसलिए नील को लगा कि रागिनी जरूर ही कबीर के साथ गई होगी, और रागिनी क्लास में भी कबीर से काफी अच्छे से बिहेव करती थी, और उस एक्सीडेंट के बाद से कबीर जैसे गायब ही हो गया था। यही सब सोचकर नील को ऐसा लगा था कि कबीर ही रागिनी का बॉयफ्रेंड था और रागिनी की मौत का जिम्मेदार भी। उसी दिन से नील ने ठान लिया था कि वो कबीर से रागिनी की मौत का बदला जरूर लेगा। और फिर जिस दिन से नील ने अपने पापा का बिजनेस संभाला था उसी दिन से उसने कबीर के बिजनेस पर रुकावट डालने की कोशिश शुरू कर दी थी। नील हर वो कोशिश करता था जिससे कबीर को नुकसान हो सके। पर फिर नील की सौतेली बहन निकिता ने उसे बताया कि वो कबीर से प्यार करती है। नील ने बहुत कोशिश की थी निकिता को समझाने की, पर निकिता बहुत जिद्दी थी। उसे कबीर के स्टेटस से प्यार था और वो कॉलेज के दिनों से ही कबीर के पीछे पड़ी हुई थी। निकिता को अच्छे से पता था कि नील उसे पसंद नहीं करता और निकिता की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद शायद नील निकिता को मार देगा। लेकिन अगर निकिता के पास एक अमीर कबीर जैसा पति होगा तो नील उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए निकिता किसी भी हालत में कबीर से शादी करना चाहती थी। तो क्यों मोहित सिया को शिविका कह रहा है, और क्या सच में कबीर रागिनी की मौत का जिम्मेदार है? चैप्टर 44 परफेक्ट हस्बैंड। निकिता बहुत बेवकूफ थी। वो हमेशा से ही कबीर के सपने देखती थी। नील के लाख समझाने के बाद भी निकिता नहीं मानी और अंजाम तो वो भुगत ही रही थी। नील के कबीर को सब बताने के बाद कबीर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। कबीर नील पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी इस एक्सीडेंट के बारे में, और ना ही तुमने मुझसे कभी पूछा इस एक्सीडेंट के बारे में। सिर्फ जल्दी पार्टी से निकलने के कारण तुमने मुझ पर किसी की मौत का इल्जाम लगा दिया। नील कुछ नहीं बोल पाया। कबीर ने आगे बोला, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस रात, इसलिए मैं इंडिया वापस आ गया था। और जहां तक बात रही रागिनी की, तो मैं रागिनी से मिला भी नहीं था उस रात। चाहो तो इन्वेस्टिगेट कर लो। इतना बोलकर कबीर वहां से उठा और सीधा कमरे से बाहर चला गया। नील पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये तो सच था कि नील ने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब नील एक टीनएजर था और जब तक वो सब कुछ संभालने के लायक हुआ तब तक काफी साल बीत गए थे।
नील ने फिर रागिनी को याद किया और किसी को कॉल करके रागिनी के एक्सीडेंट की दोबारा जांच और कबीर के अचानक से गायब होने के बारे में भी सब कुछ पता करने को बोल दिया। नील ने जो इतने दिनों से खुद को संभाल कर रखा था, उसे अपने अंदर सब खाली सा लगने लगा। उधर कबीर जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा मैगी सिया की गोदी में सोई हुई है और सिया सोनी से बात कर रही थी। मोहित सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। सिया कबीर को देखकर खुश हो गई। कबीर का मूड भी बहुत खराब था, पर सिया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कबीर का मूड एकदम से ठीक हो जाता है। कबीर को देखते ही सोनी कहती है, अब मैं चलती हूँ, अब जीजू भी आ गए। कबीर ने उसे देखकर स्माइल दी और अपने ड्राइवर को कॉल करके सोनी को ड्रॉप करने के लिए बोला दिया। सोनी ने फिर सिया को गले लगाया और सिया को बोला, अपना ख्याल रखना, मैं कल आऊंगी तुझसे मिलने। सिया ने ओके कहा, फिर वो हॉस्पिटल से चली गई। कबीर मोहित से बात करने लगा। कबीर ने पूछा, भाई आपका मुंबई का काम कैसा चल रहा है? मोहित ने कहा, वहां सब ठीक है। कबीर ने फिर पूछा, कब तक है आप यहाँ? मोहित ने एक नज़र सिया को देखा और कहा, आया तो 2 दिन के लिए ही था, पर अब वापस जाने का मन ही नहीं है। मेरी खुशी जो यहाँ है। सिया को उसकी सरकास्टिक बातें समझ में आ रही थी। वैसे भी लड़कियों के सेंस लड़कों से तेज होते हैं। कबीर को लगा कि मोहित मैगी की बात कर रहा है। वैसे भी कबीर को मोहित सबसे बेस्ट भाई लगता था। कबीर ने फिर मोहित से कहा, भाई आप अब घर जाइए, मैगी भी सो गई है, आपको भी आराम की जरूरत है। मोहित ने भी कबीर की बात मान ली और वो फिर सिया के पास गया। चूंकि मैगी सिया की गोद में ही सोई हुई थी, मोहित ने जब मैगी को सिया की गोद से उठाया तो उसने सिया के हाथों को गंदी तरह से टच किया। सिया ने मोहित को बुरी तरह से घूरा, पर मोहित ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मोहित वहां से चला गया। कबीर फिर सिया के पास आकर बैठ गया। कबीर ने सिया को खाना खिलाया और फिर उसकी दवाई दी। सिया का सोने का मन नहीं कर रहा था। कबीर सिया को बार बार सोने को बोल रहा था। उसकी एक ही बात सुन सिया चिढ़ गई और अपना मुंह फुलाते हुए बोला, कबीर मुझे नींद नहीं आ रही। कबीर बोला, तो क्या करना चाहती है आप? सिया बोली, मुझे कोई स्टोरी सुनाओ ना। सिया की बात सुन कबीर को जैसे झटका ही लगा। कबीर को कोई भी स्टोरी नहीं आती थी। कबीर इतना अपने बिजनेस के काम में इतना बिजी रहता था कि उसे किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। कबीर ने फिर अपने सेक्रेटरी ऋषि को कॉल किया और बोला, 10 मिनट के अंदर मुझे कुछ अच्छी नोवेल्स ला कर दो। ऋषि जो अभी अपनी डेट पर था, उसने मन में ही कबीर को गल्लियां दी, पर वो कबीर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, ओके सर। फिर ऋषि ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया और कबीर के लिए नोवेल्स खरीदकर हॉस्पिटल आ गया। फिर ऋषि के जाने के बाद कबीर ने सिया को नावेल पढ़कर सुनाने लगा। सिया बड़े प्यार से कबीर को देख रही थी, जो उसे बड़े प्यार से नावेल पढ़कर सुना रहा था। सिया को लग रहा था कि शायद कबीर पहली बार कोई रोमांटिक नावेल पढ़ रहा था। सिया का ध्यान तो बस कबीर के हैंडसम चेहरे पर था। अब सिया को कबीर बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड लग रहा था। चैप्टर 45 प्रॉब्लम ऑन प्रॉब्लम। अगले कुछ दिनों तक कबीर ने सिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सिया भी जल्दी रिकवर कर रही थी। मोहित भी वापस मुंबई चला गया। नीना आंटी भी वापस आ चुकी थी। अब नीना आंटी रोज सिया के लिए खाना बनाकर लाती थी। मैगी भी रोज सिया से मिलने आती थी। एक हफ्ते बाद सिया जब सोकर उठी तो देखा कबीर पहले ही उठ चुका था। वो अपने लैपटॉप पर अपने काम में बिजी था। कबीर को जब लगा कि कोई उसे घूर रहा था तो उसने अपना सर उठाकर देखा तो सिया को खुद को घूरते हुए देखा। कबीर बोला, उठ गई तुम? फिर कबीर ने सिया की हेल्प की फ्रेश होने में और उसे नाश्ता करवाया। फिर सिया को उसकी दवाइयाँ दी। कुछ देर में डॉक्टर्स आए और सिया का चेकअप कर बोले, मिस्टर कबीर, आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। सिया डॉक्टर्स की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वैसे भी सिया हॉस्पिटल में रहकर थक चुकी थी। अगले दिन कबीर सिया को लेकर घर चला गया। मैगी और नीना आंटी ने सिया का बड़े प्यार से वेलकम किया। मैगी ने सिया का पूरा रूम डेकोरेट किया था और नीना आंटी ने सिया की पसंद का ढेर सारा खाना बनाया था। वहीं दूसरी तरफ एकांश को भी सिया के हॉस्पिटल से घर जाने के बारे में सब पता चल गया था। एकांश कई बार सिया को देखने हॉस्पिटल गया था, पर वो कभी सिया के वार्ड के अंदर नहीं गया। एकांश हमेशा सिया को बाहर से ही देखता और फिर चला जाता। एकांश को बस सिया के ठीक होने से मतलब था। वो उसे दूर से ही देखकर बहुत खुश था। सिया के घर आने के बाद सब ने पूरा दिन सब ने बड़े प्यार से गुजरा। कबीर भी बहुत दिन से ऑफिस नहीं गया था, इसलिए ऑफिस चला गया, पर वो जल्दी ही लौट आया था। शाम में कबीर, सिया और मैगी तीनों हॉल में बैठे हुए थे। मैगी अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। सिया और कबीर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक न्यूज़ पर अटक गई। उस न्यूज़ का टाइटल था, कबीर राना अब सिंगल नहीं रहे, और न्यूज़ में कबीर और सिया की फोटो भी थी। वो फोटो कबीर और सिया के हॉस्पिटल के बाहर की थी।
न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कबीर की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिनका ट्रीटमेंट लाइफ लाइन हॉस्पिटल में हो रहा था और भी बहुत कुछ। सिया और कबीर अभी न्यूज देख ही रहे थे कि तभी सिया का फोन बजने लगा। फोन उसके घर से आ रहा था। सिया के तो हाथ ही कांपने लगे थे, पर फिर भी सिया ने कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ सिया के पापा थे। सिया के हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आए। उसके पापा ने आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज वो उस पर चिल्ला रहे थे। सिया के पापा ने बोला, क्या जो न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सच है? क्या तुमने सच में शादी कर ली है? सिया ने हकलाते हुए कहा, पापा मैं आपको सब बताने ही वाली थी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल ही घर आती हूँ। उसके पापा ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है घर आने का, तुमने सब खत्म कर दिया। सिया, अब सब खत्म हो गया, सबने तुम्हें देख लिया, अब कुछ नहीं बचेगा। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ऐसे बात क्यों कर रहे थे। तभी फोन सिया की मां ने ले लिया। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा तू अपना ख्याल रखना। अभी वो बात ही कर रही थी कि तभी सिया को एक जोरदार धमाके की आवाज आए और फोन कट गया। चूंकि फोन स्पीकर पर था, इसलिए उस धमाके की आवाज कबीर तक के कानों में भी आए। सिया बहुत ज्यादा डर गई। सिया ने कबीर से पूछा, कबीर क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? सिया ने दोबारा अपने घर कॉल किया, पर कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। सिया अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कबीर तो अपनी जगह पर जमकर बैठा था। कबीर को पता चल गया था कि आखिर वहां हुआ क्या था, पर कबीर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सिया को कुछ भी बता पाए। सिया ने अब रोना शुरू कर दिया और बार बार अपने घर कॉल कर रही थी। कबीर ने फिर उसे संभालते हुए अपने आदमी को कॉल किया और सिया के घर वालों के बारे में पता करने को बोला। सिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तो कबीर भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। सिया ने कबीर से कहा, कबीर मुझे अभी अपने घर जाना है, चलो प्लीज। कबीर ने कहा, सिया बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, मेरे आदमी अभी सब पता कर ही रहे हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।